ये नहीं, यानी सफलता का सेमिनार। सफलता यानी क्या? वो चीज जो आप चाहते हैं, वो चीज जिसे हम में से हर कोई चाहता है। सफलता यानी ऐसी चीज जिसके लिए आप और हम सभी काम करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में कोई ना कोई सफलता आप सबने भी अपने लिए हासिल की है। लेकिन हाँ, हम बात करेंगे आज एक ऐसी सफलता की, सक्सेस सेमिनार जिसका नाम, एक ऐसी सफलता की अगर आप उस चीज में सफल होगे तो जीवन की हर चीजों में आप सफल होते चले जाते हैं। यानी वो सफलता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सफलता है आपके पास कितने धन दौलत है, और वो सफलता है आप कितने और लोगों को धन दौलत दिलवा सकते हो, और वो सफलता है कि आप कितने और लोगों को कामयाब कर सकते हो या करवा सकते हो। वो सफलता है कि आप कितने और लोगों के कारण बन सकते हो उनके घर में खुशहाली के। आप कितने ऐसे लोगों को उनके डूबते हुए करियर को सपोर्ट सिस्टम के जरिए, इस सिस्टम के जरिए, सक्सेस सेमिनार के जरिए ऊपर ला सकते हो। क्योंकि जो मैं आप तक कहानी आज पहुंचाने वाला हूं बहुत खास है। ये कहानी जिनको मैं आज यहां बुलाने जा रहा हूं, जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वो 7 साल पहले, लगभग आज से 7 साल पहले वेस्टेज में उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। जी हाँ, 7 साल पहले। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और थोड़ा समझिए। आज से 7 साल पहले आप क्या कर रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी जी जी, आप ही से। आज से 7 साल पहले आप क्या कर रहे थे, और उस वक्त आपकी आमदनी कितनी थी? अपनी नोटबुक पर लिखिए। और आज अभी इसी वक्त आप क्या कर रहे हैं और आपकी आमदनी कितनी? इन पिछले 7 सालों में, इन पिछले 7 सालों में आपने अपनी आमदनी कितनी बढ़ाई? आपको ये सोचने की जरूरत है। अगर आप कॉपी पे ये लिखेंगे तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन जिन गेस्ट को मैं यहां बुलाने जा रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि उनकी लगभग ₹10.25 लाख महीने की आमदनी है। 7 साल पहले जब वेस्टी शुरू किया था, तो जैसे आपने शुरू किया 5% के लेवल से वेस्टी शुरू किया था। जब फॉर्म भरा था ना, तो 5% का लेवल जब पहली परचेज की थी, और वही सफर 5% से चलता चलता आज लगभग ₹10 लाख महीने की आमदनी, ₹9,80,000 इनका हाईएस्ट चेक। यानी आप इसको 9-9.5 लाख भी पकड़ लें तो 7 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल में 1 लाख से ज्यादा की आमदनी का इजाफा किया है। ये जरा सोच के देखें। अब जरा खुद से सवाल पूछें, 7 साल पहले हमारी आमदनी क्या थी, और आज 7 साल बाद क्या आमदनी है, हमने उसको कितना बढ़ाया? अगर जवाब नकारात्मक है और बहुत अच्छा नहीं है, और आपको लगता है कि 7 सालों में वो सारी चीजें नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी, तो जरूरत है आपको एक ऐसे सक्सेस सेमिनार की जो आप तक मैं पहुंचा। आज हम उनसे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, और फिर उनसे वो टिप्स लेंगे जिसके जरिए वो 9 लाख 10 लाख रुपया महीने की आमदनी पर पहुंचे। बहुत सारी विदेश यात्राएं जिन्होंने की, परिवार के साथ की, खुद भी की, यानी तमाम दुनिया भर की जो भी खुशियां आप सोच सकते हैं वो आज उनके पास हैं। लेकिन कैसे हैं कमाई, कैसे हैं सक्सेस सेमिनार में आए, कैसे हैं कॉपी पेन पे नोट किया, कैसे पहुंचे, वो उस बात को और ज्यादा आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। घर के दरवाजे अंदर से कुंडा लगा लीजिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। फोन को एयरप्लेन मोड पे डालिए और उससे वाईफाई से कनेक्ट रखे, ताकि आप एब्सोल्युटली पूरी फोकस, पूरी कंसंट्रेशन से इसको सुन सकें। और हाँ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, तीसरी के आने की खबरें शुरू हो गई। ये सिलसिला अगर लंबा चला तो क्या होगा? आप अपने बच्चों को क्या देंगे, खुद के लिए क्या देंगे, अपने घर परिवार के लिए क्या देंगे? थोड़ा सोच के देखो। इसलिए कह रहा हूं, बहुत फोकस से, बहुत फोकस से इस पूरे 1 घंटे को सुनना। ये 1 घंटा आपका जीवन ठीक वैसे बदल सकता है जैसे मेरा बदला, ठीक वैसे बदल सकता है जैसे जो गेस्ट स्पीकर आज हमारे बीच हैं उनका बदला। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेके मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन उनकी दे दूं। आज से 7 साल पहले उन्होंने अपना वेस्टीज का सफर शुरू किया। उससे पहले ये होटल इंडस्ट्री में थे, होटल के बिजनेस में थे। उस बिजनेस के साथ साथ उन्होंने वेस्टीज का सफर शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया, ठीक वैसे ही जैसे आपने फॉर्म भरा था, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने घर की परचेजिंग की थी, ठीक वैसे ही उन्होंने भी अपने घर की परचेजिंग की, लेकिन की थी आज से 7 साल पहले। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी विदेश यात्राएं वो यहां से कर चुके। 2, अपने लिए मन चाहा जीवन आज वो जीते हैं। 3, 9,80,000 यानी 9,80,000 का हाईएस्ट पे आउट, यानी 9 लाख प्लस इस लॉकडाउन के चलते भी जिनकी आमदनी है, और जिन्होंने अपनी नौकरी के, अपने बिजनेस के, होटल इंडस्ट्री के इतिहास को बदल के एक नई कामयाबी यहां हासिल की। और आज वो वेस्टेज में डबल क्राउन डायरेक्टर, DCD डबल क्राउन डायरेक्टर। सो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर BC डबराल। डबराल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है यहाँ। और अब आपकी बारी है, माइक मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी शर्मा जी, मुझे याद है जब हम सीएनटी का हिस्सा बनते थे आईटीओ के अंदर में, और आप स्टेज पर होते थे, जी तो हमने जो भी कुछ सीखा है वो आप लोगों से सीखा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान रहा हमारे जीवन में बहुत बड़ा। अगर वो इनिशियल स्टेज का, अगर वो स्टेज नहीं मिला होता, अगर वो सीएनटी नहीं मिली होती है आईटीओ की, जी जी तो डेफिनेटली हम ये सफर यहाँ तक का, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता। जी बिल्कुल। तो ये छोटे पीरियड में जो भी अचीवमेंट आई है, ये सिर्फ मेरी बदौलत नहीं है, बल्कि ये सब आप लोगों की बदौलत है। कहीं ना कहीं इसमें रोल आपका भी रहा। कहते हैं ना कि जब एक माहौल मिलता है तो सिर्फ आप ही सफल नहीं होते, बल्कि उस माहौल की बदौलत पता नहीं कौन कौन सफल हो जाता है, बशर्ते कि उस माहौल में टिके रहने की जरूरत बनती है। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच। मुझे वो दिन, बिल्कुल आपने पुराने दिनों की चर्चा की, तो अब 2 साल हो गए वो सीएनटी को भी देखे हुए, तो बहुत जी, फ्लैशबैक में आप मुझे लेके गए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे मौका दिया अपने लोगों के बीच में बैठने का, जी और जी अपनी कहानी कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचाने का। शायद मेरी इस कहानी से कोई व्यक्ति आज इंस्पायर हो जाए, किसी के जीवन में परिवर्तन का माध्यम अगर मैं बन पाऊं, तो मैं इससे बड़ा सौभाग्य अपना कुछ नहीं समझता। तो जी दोस्तों, जैसे कि अनन्या शर्मा जी ने मेरे बारे में परिचय दिया आपको, मेरा नाम बीसी डबराल है। मोस्टली लोग इस समय बहुत सारे पैनल पर मैं देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नए हैं। तो मेरा नाम बीसी डबराल है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस ऐसी महामारी में भी मैं आप लोगों के बीच आज रूबरू हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में खुशकिस्मती है। तो इसका मतलब है कि अगर आज भी हम यहाँ हैं, तो हम कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा इतिहास बनाने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और वो इतिहास आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ आगे। जैसे आप स्लाइड पर देख रहे हैं, बीसी डबराल लिखा हुआ है, और ये बीसी डबराल अधूरा है अंजू डबराल के। क्योंकि आज जो भी मैं मेरी लाइफ के अंदर में जिस भी मुकाम पर हूं, उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर मैं कहूं कि अंजू डबराल का है, यानी कि मेरी वाइफ का है, तो ये अपने आप में बिल्कुल 101% सत्य बात है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत सफर करा था, तो कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और आज वो मेरे साथ में है। कंधा से कंधा मिला के हम दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए इस स्लाइड पर हम दोनों का नाम है। क्या शर्मा जी, मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? यस सर, दिख रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। आपकी आवाज भी और स्लाइड भी आ रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अगर मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैं जहां से मेरा जन्म हुआ है वो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर में। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि नैनीताल से सटा हुआ नेशनल कॉर्बेट पार्क, आप लोग मोस्टली लोग जानते होंगे, नेशनल कॉर्बेट पार्क से सटा हुआ एक गांव है। वहां मेरी पैदाइश है, और लगभग 83rd का मेरा बर्थ है। और शुरुआती जो अगर मैं फैमिली के बैकग्राउंड की बात करूं, तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। अगर मैं बात करूं तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो बैकग्राउंड जो भी मिलता है, वो कहीं ना कहीं देखो ऊपर वाले की कृपा है। उस बैकग्राउंड को बेहतर करना वो आपके हाथ में है, उसमें आपका जोर नहीं चलता जो बैकग्राउंड आपको मिलता है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे घर में जन्म लेने का मौका मिला, और उससे बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरे पास आज जिस शख्सियत की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूं, उस जैसा भाई मिला मुझे उस परिवार के अंदर में। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूं घर में। और शुरुआती जो स्कूलिंग थी वो वहीं थी, गांव के अंदर में, गांव में ही स्कूल था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे 5वीं क्रॉस हुई, तो 5वीं से लेकर 8वीं तक का स्कूल लगभग 10 किलोमीटर दूर था स्कूल, वहां भी जाते थे पैदल पैदल। इसी तरीके से लाइफ आगे चल रही थी। फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं था। अगर मैं सबसे छोटा होने के बावजूद, क्योंकि किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और किसान जितने लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं इस समय देख रहे होंगे मुझे पैनल पर, तो आप समझ सकते हो उत्तराखंड के अंदर में जो सिंचाई का क्षेत्र नहीं होता, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर कैसी किसानी होती है, आप सब लोग बखूबी जानते हो। शर्मा जी भी खुद हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो बखूबी समझ पाएंगे हमारी बातों को, कि कितना टफ टाइम होता है वो, जब आपकी जो किसानी है, जो खेती है, वो कंप्लीट बारिश पर निर्भर करती है। क्योंकि हमारा जो
हमारी जो खेती है वो सिंचाई वाले क्षेत्र में नहीं है, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर में है। पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश की कृपा हो जाए ऊपर वाले की तो शायद कुछ हो जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। जैसे तैसे करके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। मेरे माँ बाप, हम 4 भाई बहन, और लगभग 90 के दशक में मेरे बड़े भाई साहब गांव से पढ़ने के बाद दिल्ली शहर में आ गए जीवन बसर के लिए, क्योंकि उस दौरान में फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो घर से सबसे बड़े भाई थे, दिल्ली जैसे शहर के अंदर में आ गए। और दिल्ली जैसे शहर में बात ये हुई कि भाई चलो साथ में पढ़ना भी है और साथ में कुछ अपने खर्चे भी चलाने हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी, और मैं भी गांव में सबसे छोटा था, तो मेरी भी जैसे तैसे लाइफ चल रही थी, पढ़ रहा था। लगभग मेरे को याद है 95 96 के आसपास मैं स्कूल में था, 9th के अंदर में। और मेरा जो 9th का स्कूल था वो लगभग मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था, वन साइड, और मैं अकेला बच्चा 30 किलोमीटर दूर जाना और 30 किलोमीटर दूर आना। अब आप कल्पना कर लो एक 9th वाले स्टूडेंट की एज क्या होती है। गांव के अंदर में अगर मैं बात करूं तो 5वीं का जो बच्चा, 5 साल का जब बच्चा होता है तो उसको स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है। और 5वीं से लेके 5 साल का बच्चा और 9th, 9 साल, 9 और 5 14 साल की एज के अंदर में एक बच्चा अगर 30 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो क्या पढ़ेगा वो आप कल्पना कर सकते हो। तो बहुत कुछ बेहतर स्कूल नहीं हुआ, स्कूलिंग बढ़िया नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी स्कूल से बिल्कुल हट गया। 1 साल घर में ऐसी स्थिति रही, तो उसके बाद मैंने भी मन बना लिया कि मुझे भी शहर आना है। मैं भाई के पास आ गया दिल्ली, और भाई के पास जब आया तो 1 आध महीने तो ऐसे ही रहा, गर्मियों की छुट्टी पे आया था। तो भाई साहब ने वापस मुझे मनाने की कोशिश करी, तो गांव चला जा और वहीं पढ़ लेना, अभी बहुत छोटी लाइफ है, अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत बड़ी लाइफ है आगे। मैंने जैसे तैसे उनकी बात मान ली और मैं वापस गांव चला गया। लेकिन 1 महीने बाद वापस गांव में मन नहीं लगा, तो मैंने वापस मन बनाया, मैंने भाई से बात करी, मुझे दिल्ली आना है, मैं जो कुछ भी करूंगा वहीं करूंगा, क्योंकि मुझे गांव में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 9th जैसे तैसे करके मैंने क्रॉस कर ली, 10वीं में वापस इतनी दूर अकेले जाना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं दिल्ली आ गया भाई साहब के पास। और यहाँ आके फिर वही वाली स्थिति, क्योंकि भाई साहब की भी बहुत अच्छी जॉब नहीं थी, तो जैसे तैसे करके मैं भी काम करने लगा, और साथ में बोला जी अब पढ़ाई भी करनी होगी। अब आप कल्पना कर सकते हो कि काम के साथ में पढ़ाई कितना टफ काम है। हर आदमी के पास हर काबिलियत नहीं होती। वो पीसी डबराल जी थे जो कर गए, अपनी जॉब के साथ में अपना एजुकेशन भी कर गए, लेकिन वो मेरे बस का बात नहीं था। और जैसे तैसे करके मैंने 10th के अंदर में एडमिशन लिया दिल्ली के अंदर में। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हो, जब 10th का एडमिशन लिया तो वो ओपन से लिया था। तो मैं बहुत बार मेरे मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर मैं बोलता हूं, जब बंद कमरे में कुछ नहीं हुआ, यानी कि जब अब ओपन में क्या होगा, जब मैं वहां कुछ नहीं कर पाया तो ओपन में क्या होता। जैसे तैसे करके मैंने 10th के एग्जाम दिए, और उसमें से भी क्योंकि मैं मैथ में बहुत फिसड्डी था। आज शर्मा जी मुझे इनवाइट कर रहे हैं, और शर्मा जी फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। अब मैथ वाला स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने बैठा हूं, अब आप कल्पना कर सकते हो बड़ी स्थिति बड़ी खराब थी। तो मैथ के एग्जाम के दिन में मैं फिल्म देखने चला गया। तो जब शाम को घर आया वापस, तो भाई साहब ने पूछा कैसा गया। मैंने बोला आज 3 बार फिल्म देखी थी, क्योंकि आपको पता है मुझे मैथ नहीं आती, इसलिए मैंने बर्डन भी नहीं लिया। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी लाइफ को बिल्कुल लाइट तरीके से जीता हूँ। टेंशन नाम की चीज नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तैसे करके फिर वो लाइफ ऐसी चलती रही, जॉब करने लगा, अलग अलग प्रोफेशन चेंज करे। सीखने की ललक लेकिन हमेशा से थी। जरूरी नहीं है कि वो सीखने की ललक स्कूल वाली रही हो, बाकी चीजों में भी सीखने की एक इच्छा शक्ति थी। तो अलग अलग प्रोफेशन के अंदर मैं काम करा, और 2000 के आसपास में होटल इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। जब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि लाइफ अब आगे जा रही है, एज बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हाथ वाला काम चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात समझाई थी कि तेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो तुझे कुछ काम सीखना पड़ेगा, ताकि ऐसा काम तू भविष्य में आगे जाके भूखा ना मरे। तेरे हाथ का अगर कुछ हुनर तेरे पास होगा तो शायद तू लाइफ को आगे सरवाइव कर पाएगा। मुझे वो बात समझ में आ गई थी। मेरे पिताजी, मेरे को याद है, एक दिन एक धान के खेत में मुझे एक बात समझा रहे थे। हम दोनों बाप बेटे एक धान के खेत में थे, हमारे धान का खेत था एक, उस खेत में मेरे पिताजी ने मेरे को ये बात बोली थी, और मुझे वो याद रही। और मैंने होटल इंडस्ट्री का हिस्सा बनना बेहतर समझा, और मैं 2000 में होटल इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। 2007 तक मैंने वहां जॉब करी। 2007 में जब मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा था, जब वो होली दिवाली आती थी तो बड़ी असमंजस सी स्थिति होती थी। लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे होते थे होटल के अंदर में, और हम लोग उनको सर्व कर रहे होते थे। तो मुझे एक बात समझ में आई, यार लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। क्या ये लग्जरी लाइफ का ठेका इन्हीं का है क्या? हम क्या ऐसे ही रहेंगे रोज? तो
छानबीन करी तो पता लगा कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, और बड़ा आदमी अगर बनना है, पैसा कमाना है, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार करने के लिए पूंजी लगती है, और मैं बड़े उधेड़ मूंद में था, बड़ी असमंजस की स्थिति में था कि पैसा कहां से आएगा। और सौभाग्य से 2007 के अंदर में मैं बेंगलोर के अंदर में था। हालांकि उस दौरान में मैं बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा था बेंगलोर में। अब आप कल्पना कर लो, 2007 में मैं जिस प्रोफेशन में था, जो मैं काम करता था, मेरे हाथ में जो टैलेंट था, उस टैलेंट की बदौलत मुझे 22,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी 2007 में। आज भी बहुत सारे लोगों को 22,000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती। मुझे लगता था, मेरे हिसाब से मेरी उस दौरान में उम्र रही होगी तकरीबन कोई 21-22 साल की। 21-22 साल के अंदर में अगर एक लड़का अपनी एज के साथ साथ में अगर 22,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है, तो अपने आप में प्राउड का मूवमेंट था मेरे लिए भी। खर्चे पर्चे कुछ थे नहीं, तो पैसा जो भी होता था वो लगभग बच जाता था। 2007 में जैसे ही बेंगलोर से वापस घर आया, ये सोच के आया था कि अब वापस जॉब पे नहीं जाऊंगा, बिजनेस करूंगा दिल्ली आके। जब मैं दिल्ली आया वापस, तो 1 महीने घर में से किसी ने पूछा नहीं। 1 महीने बाद जांच पूछ शुरू हो गई, कब जाएगा वापस। बीच वाला भाई है मेरा, मैंने उसको मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली रहने के लिए आया हूं, और अब मैं कुछ व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा। तो मेरा भाई मेरे से बीच वाला, वो कुछ तो उसको समझ नहीं आया। पहली बात तो ये कह क्या रहा है, क्योंकि घर में सबसे छोटा, कभी किसी ने सोचा नहीं व्यापार करने की। बोला क्या दिमाग खराब हो गया, कहाँ है पैसे? मैंने हो जाएगा सब, लेकिन मैं अब नौकरी पे नहीं जाऊंगा। बोले मुझे बता तो सही करेगा क्या? मैंने बोला रोड पर बैठ के मैं चाय बेच लूंगा, लेकिन मैं अब नौकरी पर नहीं जाऊंगा। कभी कभी कहते हैं ना कि हमेशा जीवन में अच्छा ही बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सी वो घड़ी हो जब आपकी जबान सच हो जाए। सरस्वती बैठी होती है जबान पर कभी, और वो मेरे साथ सच हो गया। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो लेकिन 2007 के अंदर में जब वो स्थिति मेरे सामने आई, तो भाई साहब एक दिन ऐसी स्थिति आई, बड़े वाले भाई साहब ने भी मेरे को पूछा कि भाई, अब जब उनको भी लगा कि अब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, मेरे को पूछा अब क्या विचार है तेरा, क्या कब जाना है तुझे? तो मैंने बोला देखो मैं जाऊंगा नहीं, अब मैं व्यापार करूंगा वापस, मुझे मन है कि मैं बिजनेस करूंगा। बोले भाई ऐसा है, देख बिजनेस कर, तू जो मर्जी कर, मेरे पास पैसे है नहीं, मुझसे तो कुछ मांगना मत, और अगर तू कुछ करना चाहता है तो मेरी तरफ से रोक टोक भी नहीं है। तो 2-3 दिन ऐसे ही चले गए, और एक दिन अचानक से शाम को भाई साहब जॉब से घर आते हैं, मुझे कहते हैं चल कल तू मेरे साथ चलना एक जगह, संडे का दिन है, उनकी छुट्टी होती थी, वीकली ऑफ होता था। बोले चल तुझे कल कहीं लेके चलता हूँ। मुझे लगा शायद, क्योंकि वो आध्यात्मिक आदमी शुरू से रहे हुए हैं, तो वो एक सुधांशु महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए चले जाया करते थे कभी कभी। मुझे लगा शायद कल सुधांशु महाराज जी के प्रवचन में जाने का मौका मिलेगा। और एक दिन मैंने वो प्रवचन देखे थे, मुझे कहीं ले गए थे लाइव। तो मुझे उस दिन ये विचार आया था मन में, यार ये सबसे बढ़िया काम तो ये है, ये नेम एंड फेम भी है, तो एक क्यों ना बाबा बना जाए। लेकिन हर काम इतना आसान नहीं होता। तो मेरे दिमाग में वो सुधांशु महाराज जी फिर से आ गए। मुझे लगा शायद कल वहीं जाना होगा, लेकिन वो सुधांशु महाराज जी का प्रवचन नहीं, बल्कि वो एक किसी नेटवर्क मार्केटिंग के एक इवेंट में मुझे ले गई। वो 2007 का दिन, नेटवर्क मार्केटिंग का वो इवेंट मेरे जीवन में परिवर्तन का कारण बन पाया। ध्यान रखना, इवेंट कितना महत्वपूर्ण काम करता है आपकी लाइफ के अंदर में, वो आप इस बात से समझ सकते हैं। 2007 में जब वो इवेंट में जाने का मौका मिला मेरे को, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, यार हाँ एक्चुअली में ये इंडस्ट्री है जिसकी मुझे तलाश थी। आज तक मैं असमंजस में था, तरह तरह के मैंने काम बदल लिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे चाहिए क्या। लेकिन जैसे उस इवेंट का हिस्सा बना, एक व्यक्ति स्टेज पर थे, उनके नेम एंड फेम को देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक छोटी एज, लगभग मेरे हिसाब से उस दौरान में वो भी लगभग 25-27 साल की एज रही होगी। उनके लिए लोग सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। उस दौरान में उस कंपनी के अंदर में उनकी इनकम 70,000 रुपए थी, और एक रिस्पेक्टेड लेवल था। आज समझ में आता है वो लेवल कितना टफ काम था उसको अचीव करना। तो उनके नेम एंड फेम को देख के मैं प्रभावित हो गया। मुझे लगा यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, और मैंने भाई साहब को बोला मुझे काम करना है। और तब तक भाई साहब ने भी उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करा था। हम दोनों ने उस कंपनी को ज्वाइन करा, और मैं एज ए करियर फुल टाइम उस काम को करने लगा पहले दिन से। ध्यान रखना, अगर आपके सपने बड़े हो, अगर आपको कोई कहानी समझ में आ जाए, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। ऊंच नीच होगा, उतार चढ़ाव आएंगे। अगर सोचा आपने तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। मैंने पहले दिन से वो फुल टाइम एज ए करियर करा, और 1 साल लगभग वहां लगाया। और 1 साल में ये कहानी समझ में आ गई कि यार यहां बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। और तब तक क्योंकि लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोल चुका था, बड़े बड़े सपने देख चुका था, तो लगा यार अब बड़ा मुश्किल है बैकफुट होना, क्योंकि सपने मेरे हैं, और कहीं ना कहीं मैंने इंडस्ट्री का स्वाद भी चख लिया है। मुझे नेम एंड फेम भी समझ में आ गया, पैसे आ सकते हैं ये भी कहानी समझ में आ गई। लेकिन ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ उसमें वो आउटपुट नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी।
लेकिन मैं एक चीज भूल रहा था कि मेरा वो पहला तजुर्बा था, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहते हैं 3 से 5 साल देने की बात आती है। आज मैं लोगों को 3 से 5 साल की बात करता हूं, उस दौरान में मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। वो 1 साल तो अपने दिमाग को सोचने और समझने में ही लग जाता है कि हाँ तुम भी लाख रुपए कमा सकते हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी उस दौरान में, और मैंने उसको छोड़ दिया और मैं अपने वापस पुराने काम पे यानी कि होटल इंडस्ट्री के काम पे चला गया। और मैंने पहली बार आईटीओ में रोड पर छोले चावल बेचने से अपने करियर की शुरुआत करी। ऐसे धीरे 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 करके मैं 2013 तक मैंने खुद का बिजनेस करा। उसके बाद दिल्ली के अंदर मैं एक होटल बनाया, उसके बाद एक कैंटीन बनाई, नोएडा के अंदर में एक कैंटीन थी मेरे पास, एक फास्ट फूड था मेरे पास। एक टाइम बहुत बढ़िया चल रहा था लाइफ, मुझे लगा अब सब कुछ सेट हो गया। उसी दौरान में 2011 के आसपास मेरी शादी हो गई। 2011 के आसपास जब शादी हुई थी उस दौरान में मैं कर्जे में था, और ये बात किसी को बता नहीं पाया कि मेरे पास कर्जा है और मैं शादी नहीं कर सकता उस दौरान में, क्योंकि बिजनेस डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। 2009-10 का जो टाइम था ना, वो बहुत टफ टाइम था जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। जैसे क्राइसिस आज है, उस समय में भी ऐसे ही क्राइसिस थे, लेकिन तब लॉकडाउन नहीं था, रिसेशन का दौर था। उस दौरान में दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा था, और वो मंदी के दौर, उस मंदी की मार मुझ पर भी पड़ी और मेरा बिजनेस धीरे 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 डाउनफॉल पे शुरू हो गया। और 2012 के अंदर में, जब 11 में मेरी शादी हुई थी, 2012 अप्रैल आते आते तक मेरे शादी के जो गहने थे वो सब बिक गए बेहतर करने के चक्कर में। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैंने जो भी उनको बोला, उन्होंने अपने जेवर को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैंने बोला मुझे ये चाहिए तो उन्होंने मेरे हाथ में वो दे दिया। एक दिन ऐसा भी था जब मैंने मंगलसूत्र मांगा था, मैंने बोला आज मेरे पास पैसे अब बिल्कुल नहीं है, मंगलसूत्र बेचना पड़ेगा, तो खोल के मंगलसूत्र दे दिया था। अब आप कल्पना कर लो, मैंने 6-8 महीने पहले मेरी वाइफ के लिए मंगलसूत्र अब बनाया है। अब आप कल्पना कर लो कैसी स्थिति रही होगी। अब आप ऐसा मत सोचना कि मुझे 7 साल हो गए तो मैंने 7 साल से बहुत पैसे कमा रहा हूं, क्यों नहीं बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगी आगे कहानी। एंड उसके बाद 2013 तक बिजनेस कंप्लीटली खत्म, कर्जे में आ चुका था और समझ में नहीं आ रहा था कि अब लाइफ कैसे चलेगी। बड़ी असमंजस की स्थिति थी मेरे साथ में। वो असमंजस की स्थिति 2013 तक ऐसी बनी रही। 2013 के अंदर में मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी लाइफ में वो वापस नेटवर्क मार्केटिंग आया, वो मेरी लाइफ के लिए वापस टर्निंग पॉइंट का काम करा, जिसने 2013 सितंबर के महीने में पीसी डबराल जी अचानक, क्योंकि उस दौरान में मेरी शादी हो गई थी तो हम दोनों भाई पहले तो साथ रहते थे, उसके बाद अलग अलग रहने शुरू हो गए। 2012 के अंदर में जब मेरे पास वापस वेस्टीज आया, पीसी डबराल जी से भी पहले मेरे पास वेस्टीज आया था, तो मैंने भाई साहब को कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और मैंने उसको साइन कराया। तो भाई साहब ने मेरे को बोला देख मैं 3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, एक काम कर, जिनके साथ तूने साइन अप करा उनको मना कर, दोनों भाई मिलके करेंगे। और मैंने पढ़ा है प्लान और बहुत जबरदस्त प्लान है। जो कुछ कमियां तुझे वहां लगती थी ना, वो यहाँ सब पूरी हो सकती हैं, लेकिन तेरा जो काम है तू इस समय दिक्कत में है, तू मत कर, मैं करता हूं पार्ट टाइम के अंदर में, देखते हैं फिर क्या होता है, आगे फ्यूचर देखा जाएगा, फिर सोचेंगे। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे पास समय भी नहीं था। मैंने भाई साहब की बात मान ली। जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो मानने के सिवाय कुछ बचता भी नहीं है। उस दौरान में मेरी वाइफ से भी मैंने डिस्कस करा तो मेरी वाइफ ने भी मना कर दिया, बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के फालतू कामों में कुछ नहीं होता। पिछला वाला एक एक्सपीरियंस आप बताते हैं, वहां भी कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए फालतू का काम करने की जरूरत नहीं है। पता लगे जो हो रहा है, लोग कर्जा तो दे देते हैं, कम से कम रात को आटे की व्यवस्था तो हो जाती है। जब दुकान का शटर उठा हुआ होता है, खुली हुई दुकान होती है, तो लोगों को कर्जा देने में भी आसानी हो जाती है, उनको भरोसा होता है कि हाँ वापस आ जाएगा, नहीं तो कौन देता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और इस दौरान में 1.5 साल का पीरियड चला गया। 2013 सितंबर में अचानक पीसी डबराल जी मेरे पास आते हैं। उनका डायमंड का लेवल 66,000 रुपए की इनकम। उन्होंने जब मुझे बताया, हालांकि मुझे किसी और से एक दिन पहले पता चल गया था, लेकिन भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति से पता चला था उस व्यक्ति को मैं पहले से भी जानता था, पुरानी कंपनी में भी मैं उनको जानता था। और आज, हालांकि आज की स्थिति मुझे उनकी पता नहीं थी, उनकी स्थिति भी उस दौरान में बहुत अच्छी हो चुकी थी, ये बात मुझे नहीं पता थी। उन्होंने मुझे फोन पर बताया, बोले यार तुझे पता है कि पीसी जी का चेक कितना बड़ा हो गया और उनका एक लेवल है। मुझे क्या पता लेवल, जब मैं उस बिजनेस में नहीं हूं तो मुझे लेवल भी नहीं समझ में आता है, और इनकम कहाँ से, क्योंकि दिमाग में तो टेंशन चल रही है अपने बिजनेस की, तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो संडे का दिन सुबह भाई साहब घर पे आए, मुझे बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया। बोला अभी गया नहीं। मैंने बोला अभी आज स्थितियां कुछ ठीक नहीं है, मन अच्छा नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ शेयर करा बिजनेस। मुझे बात समझ में आई तो मुझे बताया, बोले अब बता कैसे करेगा। मैंने बोला देखो ऐसा है, मेरे पास समय तो होता नहीं, आपको पता है, या तो फुल टाइम करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा, मेरे पास पार्ट टाइम करने का टाइम नहीं है। बोला ठीक है, तो आज जाके ब्रांच को विजिट कर
उसके बाद डिसाइड करना। ध्यान रखना 2 चीजें। पहली बात, मैंने इवेंट ज्वाइन करा था जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के प्रति फेथ बिल्ड करने में मदद करी। दूसरा, कभी भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनो, खासतौर पर वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनो, तो जरूर कंपनी के जो ब्रांच हैं उन ब्रांचों को जरूर विजिट करना जहां से आपको फेथ बिल्ड होगा। क्योंकि मैंने पुरानी कंपनी के भी आउटलेट देखे थे और इस कंपनी का जब मैंने लाजपत नगर की ब्रांच देखी तो वहां से मुझे वो फेथ बिल्ड हुआ। मुझे लगा यार इतना जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, डेफिनेटली यहाँ कुछ हो जाएगा। और मैंने मन बना लिया। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और वो टर्निंग पॉइंट बड़ा खुशकिस्मत रहा कि वो ऐसे लोगों के सानिध्य में मुझे ये बिजनेस मिला, इन लोगों से सीखने का मौका मिला। जब पीसी डबराल जी को आप जानते ही हो, बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने पार्ट टाइम के अंदर में अपनी लाइफ के अंदर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, जो लोग बड़ी लोग सोचते नहीं कि यार कैसे संभव है ये वाला काम, लेकिन उन्होंने उसको पार्ट टाइम में कर दिया। क्राउन का लेवल, एक्सपीरियंस आदमी अगर कह रहा है कि हाँ करियर बन सकता है, तो मैंने चुपचाप उनको सरेंडर करा और उनके सानिध्य में सीखना शुरू हो गया। और खुशकिस्मत रहा कि वहां पर मुझे संतोष जी का भी साथ मिला, क्योंकि संतोष जी को भी मैं पहले से जानता था। उनकी जब अचीवमेंट देखी 2013 के अंदर में तो बड़ा शौक था। मैंने मेरी वाइफ को, जब हम इंट्रोड्यूस हुए तो मेरी वाइफ ने बोला ये तो वही शख्स हैं जो हमारी शादी में आए थे। मैंने बोला हाँ ये वही शख्स हैं। तो पहली बार उनकी अचीवमेंट देखी तो बड़ा अचंभित हो गया मैंने, यार जब ये कर सकते हैं दोनों लोग तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी दौरान में फिर वो आईटीओ की सीएनटी मिल गई सिद्धार्थ जी के माध्यम से। शर्मा जी और लोग वहां पर परफॉर्म करते थे स्टेज के ऊपर में, हमको प्रोडक्ट बताते थे, मार्केटिंग प्लान बताते थे। तब कहानी समझ में आई टेस्टिमोनियल के माध्यम से, हाँ करियर बन सकता है, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं। मैंने पहली बार जो सिद्धार्थ जी का 4 साल का एक स्टेटमेंट का बंच था पीसी डबराल जी के पास, उन्होंने जब मुझे वो 4 साल का वो बंच रिकॉर्ड दिखाया उनका, तो मेरी जमीन खिसक चुकी थी। मुझे लगा यार इतना बड़ा इनकम, उस दौरान में 23.5 लाख रुपए की इनकम थी सिद्धार्थ जी की आईजीएस। मुझे लगा यार अच्छा मंथ वाइज था सब कुछ, तो सामने सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। मुझे लगा यार इससे बेहतर करियर नहीं हो सकता, यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। तो लगभग वहां पर मेहनत करनी शुरू करी और इसी बीच में विवेक सक्सेना जी से भी मुलाकात हुई 2017 के आसपास। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। इन चारों लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा और उसमें कहीं ना कहीं मेरी क्रॉस लेग का भी रोल रहा। अगर शर्मा जी जैसे लोग अगर वहां पर मीटिंग ट्रेनिंग, सिद्धार्थ जी तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन बाकी के जो लोग थे, अगर ये लोग ना होते तो ये अचीवमेंट आज मैं किसको बता रहा होता और कैसे संभव था। तो आप सब लोगों का, मेरी डाउनलाइन का, और बहुत बार लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ में मेरी टीम नहीं आ रही, मीटिंग ट्रेनिंग हम जा रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अकेले लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं 2016 तक अकेले जाता था सीएनटी, लोगों को डेली इनवाइट करता था संडे को, लेकिन लोग संडे की सुबह में मुझे गोली देते थे, रात तक सब हाँ होती थी। सुबह में अगर फोन कर रहा हूँ 7 बजे, किसी को 8 बजे फोन कर रहा हूँ, तो तब तक बिल्कुल तैयार, यस हम तैयार हैं। लेकिन जैसे ही नंबर आता था सीएनटी जाने का, उसके बाद कोई ना कोई बहाना, वो 2016 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो मुझे एक बात समझ में आई, यार दिल्ली में तो चल नहीं रहा, बाहर वालों को पता नहीं है कि पीसी डबराल कौन है और बीसी डबराल कौन है, चलो जी डबराल जी के नाम से शुरू हो गया। मैंने आउट ऑफ दिल्ली बिल्ड करना शुरू कर दिया बिजनेस को, और इस तरीके से धीरे 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 मेरा बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो गया दिल्ली से बाहर के स्टेटों में। और दिल्ली के अंदर में बिजनेस ही नहीं, कहते ना दिया तले अंधेरे वाली बात हो रही थी। मैं रहता जरूर दिल्ली था, लेकिन दिल्ली में मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस बिल्कुल, मेरा नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे वो 2016 से लोग आने शुरू हुए नेटवर्क के अंदर में। मैंने मेरी मेहनत नहीं छोड़ी, मैंने मेरा भरोसा नहीं छोड़ा। मैं रूटीन में सीएनटी जाता था, सीएनटी में से पिक्चर खींच के अपलोड करता था इस तरीके से ग्रुप पर। वो धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा। तो 2017 इसी तरीके से मेरी लाइफ के अंदर में 2017 आया। तो पहली बार 2017 के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने ज्वाइन करा था 2013 के अंदर में, मुझे मार्केटिंग प्लान में बताया गया था कि फॉरेन टूर सिल्वर डायरेक्टर। तो मुझे क्या लगा, जब बड़ा आसान काम है ये, तो पुरानी कंपनी में तो बड़ा टफ होता था। अरे जुड़ जुड़ के 20% पहुंचना है, उसके बाद दूसरे ग्रुप वहां से 2000 पीवी करने हैं। उस दौरान में तो 32,000 बिजनेस वॉल्यूम होता था, और दूसरी तरफ से 28,800 बिजनेस वॉल्यूम करना है, बड़ा आसान काम है। तो और मैंने पहले ही महीने में ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लिया था। सॉरी, 21 सितंबर 2013 को ज्वाइन करा था, तो सितंबर का मंथ तो ऐसे ही चला गया। तो मैंने अक्टूबर महीने में ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लिया था पहली बार। और उसके बाद मुझे सिल्वर करने में बहुत समय लग गया। जितना आसान मैं समझ रहा था, वो 28,000 बिजनेस वॉल्यूम बड़ा टफ काम था, क्योंकि नेटवर्क तो था ही नहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर में, सारा नेटवर्क बाहर। जैसे तैसे करके मेरे खाते में ट्रेवल फंड इकट्ठा हुआ। 2017 में पहली बार फॉरेन टूर जाने का मौका मिला। कहते हैं ड्रीम देखना बहुत जरूरी है,
ड्रीम हमेशा काम करते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, बहुत बड़ा काम करता है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है, मैंने मेरी वाइफ से शेयर करा था। ये एक ये होटल का पिक्चर देख रहे होंगे आप, ये स्विमिंग पूल के साथ में ये फरारी वर्ड, वो ये रेड कलर का जो फरारी का साइन दिख रहा है इसके बगल में ये होटल। मेरे एक मित्र थे, उनके पास में उनके टेबल पर, ऑफिस टेबल पर एक टेबल कैलेंडर रखा हुआ था, क्योंकि उनका फायर फाइटिंग वाला काम था। और फायर फाइटिंग में वो अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों को और बड़े बड़े होटलों को फायर फाइटिंग का वहां पर सर्विस प्रोवाइड करते थे। मैं उनके ऑफिस जाता था, उनके ऑफिस के ऊपर टेबल पे वो कैलेंडर रखा हुआ था उनकी कंपनी का, और उसमें अलग अलग होटलों के, दुनिया के बड़े बड़े होटलों की पिक्चरें लगी हुई थी। क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से था, तो मैं मेरे मित्र को बोलता था ये कैलेंडर मुझे दे दे, कभी मैं भी ऐसे ही होटल बनाऊंगा, मेरी भी इसी तरीके की एक चेन होगी, भविष्य में मैं कुछ ऐसा करूंगा। तो मैं वो कैलेंडर उठा के ले आया था। तो मैं मेरी वाइफ से जब शेयर करता था कि मैं ऐसे सपने देखता हूं, मेरी वाइफ हंसती थी। देखो सपने कितना बड़ा काम करते हैं। मुझे नहीं पता था ये होटल कहाँ है। तो ये अबू धाबी के अंदर में पहली बार इस होटल में रहने का मौका मिला, जो मैं कभी पिक्चर में देखता था, जो कभी मैंने कैलेंडर के माध्यम से अपने पास संभाल के रखा था, संजो के रखा था। वो 2018-17 के अंदर में उसी होटल में ठहरने का मौका मिला अबू धाबी के अंदर में। आप कल्पना कर लो कितनी बड़ी ताकत है ड्रीम की। वो कैलेंडर मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। जब पहली बार फॉरेन टूर गया, जब हवाई जहाज के अंदर में बैठा, जब प्लेन के अंदर में बैठा, तब समझ में आया यार लाइफ चेंज हो चुकी है। ये मेरा फोटो देख रहे होंगे आप, ऊपर में मैनेजमेंट का फोटो, ये रात को गाला डिनर के टाइम का फोटो है, जब मैनेजमेंट का हाथ हो कंधे पर कि चिंता मत कर, तो समझ लो अपने आप में आधी जंग तो आपने वहीं फतेह कर ली। इस फॉरेन टूर में मेरे साथ में मेरी टीम के एक अननोन व्यक्ति, जिनको मैं दिल्ली से बाहर वाले हैं, वो उनको मैं पहले कभी जानता नहीं, वो एक रेलवे स्टेशन पर अचानक से मिले हुए व्यक्ति है मेरे को। जब मैं यहाँ से जयपुर जा रहा था, जयपुर में मैं उस दौरान में मैं नेटवर्क बिल्ड कर रहा था, तो जयपुर के रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 बजे, दिसंबर का महीना, बरसत ठंड, एक व्यक्ति मुझे 4 बजे मिल गए, एक बैग लटकाए हुए कंधे के अंदर में। और मैंने देख लिया यार ये जो बैग है ना, ये किसी एक कंपनी को साइन करता है, तो ये व्यक्ति मेरे काम के हो सकते हैं। मैंने उनसे हेलो हाय करी, 2 मिनट का समय लिया और वो नंबर एक्सचेंज हुआ, और मैंने उनको 8-10 महीने फॉलो करा और उन्होंने मुझे ज्वाइन करा 8-10 महीने बाद। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थे, लगभग 8-10 महीने बाद ज्वाइन करा। और वो भी इस फॉरेन टूर में मेरे साथ पहली बार मेरी टीम से एक व्यक्ति मेरे साथ फॉरेन टूर था। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। एक नीचे आप फोटो देख रहे होंगे, ये मॉस्को का, ये मस्जिद है अबू धाबी के अंदर में, एक मस्जिद है, दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद। यहाँ पर ये कुछ पिलर दिख रहे होंगे आप, पिलर पे रेड येलो कलर का कुछ लगा हुआ है, ये गोल्ड है। जब वहां इस मस्जिद के अंदर में गए तब पता चला यार अच्छा कितना गोल्ड है यहाँ पर, तो मस्जिद के पिलरों पे भी गोल्ड लगा हुआ है। तो एक अलग तरीके की दुनिया थी। वेस्टीज कहाँ लेके चला गया, कैसे मैंने सफर की शुरुआत करी थी और कहाँ लेके चला गया मुझे वेस्टीज, कल्पना से परे था। कितना खूबसूरत। आज आपको बहुत सारा, आपके प्लान में से बहुत सारे लोग नए नए जब ज्वाइन करते हैं 5% 8% के लेवल पर, आपको जब पहली बार प्लान मिलता है तो उसमें एक कॉलम होता है ट्रैवल फंड वाला। तो जरूर ये गलती ना करें, क्योंकि एक आम आदमी उसने कभी कल्पना ही नहीं करी थी, जैसे मैंने नहीं करी। अब आप सोच रहे होंगे 2013 में ज्वाइन करा, 2017 में पहली बार फॉरेन टूर, 4 साल बाद, लगभग 4 क्यों 3.5 साल बाद। तो मैं भी वही आम आदमी तो था, मैंने भी कभी कल्पना नहीं करी थी कि मेरे पास भी कभी फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। तो हालांकि मैंने पासपोर्ट बनाया था, मैं होटल इंडस्ट्री से था, तो वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। जॉब करने के लिए तो कभी मौका मिला नहीं फॉरेन जाने का, तो अब दोबारा रिन्यू का क्यों कराऊं, क्योंकि जाना तो है ही नहीं, पता है कि भाई लाइफ में कुछ ऐसा होना नहीं है, तो वो रिन्यू भी नहीं हुआ, रिन्यू कराया नहीं। 2017 के अंदर में रिन्यू करवाया। आप देख रहे होंगे 15 फरवरी 2017 का ये शाम का फोटो है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है वो पासपोर्ट बना लें। ये जो बता रहा हूं ये बिल्कुल फैक्ट है। आप लोग डेफिनेटली फॉरेन टूर जाओगे वेस्टीज की बदौलत। ये मेरा सेकंड फॉरेन टूर था, पटाया का, थाईलैंड के अंदर में। ये मेरा सेकंड फॉरेन टूर था। पहली बार हम, मेरे साथ में एक व्यक्ति थे मेरी टीम से, सेकंड टूर में लगभग हम 6-7 लोग थे मेरी टीम के। ये मेरी सारी टीम दिख रही होगी आपको, ये पिक्चर दिख रहा है और सामने की होटल दिख रहा है। ये सेकंड टाइम का होटल था मेरा, 9th फ्लोर पर। ये नीचे अगर आप पिलर देख रहे होंगे तो ये नीचे में समंदर है, समंदर से ये पिलर दिया हुआ है और ये 9th फ्लोर पर मेरा रूम था। एक 5 स्टार होटल, लग्जरी लाइफ, जो कभी हम लोगों को सर्व करा करते थे होटल के अंदर में। जब मुझे सर्व करने के लिए कोई आता था तब मेरे को बात समझ में आई, यार लाइफ कहां से कहां टर्न हो गई।
अपने आप में एक मतलब कल्पना से परे था सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि ख्वाबों की दुनिया में चल रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेहनत करी थी, भरोसा किया था, तो ये दिन भी आए अपनी लाइफ के अंदर में। तो आप सब लोग मेहनत करें, भरोसा करें, डेफिनेटली हर चीज आपके लिए बनी है दुनिया की, हर ऐशो आराम, हर लग्जरी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा तीसरा फॉरेन टूर था। तीसरे फॉरेन टूर के अंदर में मेरे साथ में मेरे बच्चे भी थे, मेरी वाइफ थी। ये नीचे पिक्चर दिख रही होगी आपको 2 बच्चों की। ये एक मेरी टीम में भुवन शर्मा जी हैं, ये उनका बेटा है और साथ में मेरा बेटा है। ये ऊपर एक पिक्चर आपको और दिख रही होगी, ये जो महिला दिख रही है आपको, मैरी कॉम, जब ये एयरपोर्ट पर मिली थी तो अंजू ने इनको पहचान लिया, तो मुझे बोला मैरी कॉम जा रही है। मैंने कौन मैरी कॉम? मैरी कॉम जैसी तो कोई दिख ही नहीं रही। तो पता लगा, हमने तो रोज टीवी पे देखा था, ये दुबली पतली सी लड़की दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखी, तो हमने इनके सामने फोटो कैप्चर कर लिया। और देखो प्रोस्पेक्टिंग कितना बड़ा मैटर करती है। अंजू ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैरी कॉम का फोटो ढूंढ के मैरी कॉम को क्या बोलते हैं, मैसेंजर पर ढूंढ के इनको ये वाला फोटो सेंड कर दिया, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग चालू कर दी। पता है इसने ज्वाइन नहीं करना, अपने कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो ये लाइफ में हमेशा आपको करना है इस तरीके के काम, जैसे मैं करता था। मैंने आगे अंजू को बताना शुरू करा। मोस्टली मेरा बिजनेस भी इनिशियल स्टेज का सारा सोशल मीडिया की बदौलत था। ये मेरा तीसरा फॉरेन टूर, ये मलेशिया का ट्विन टावर आप देख रहे होंगे। ये थर्ड फॉरेन टूर में मेरी टीम से 43 लोग थे फॉरेन में। अब बड़ी बात यह है कि मैं क्या सफल नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे साथ साथ में मेरी टीम सफल हो रही थी। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। उसमें से मेरे हिसाब से 5-7 महिलाएं भी थी उस फॉरेन टूर में, आपको ये पिक्चर देख रही होगी फोटो में, और साथ में बाकी के लोग। लग रहा था अब लाइफ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा था, पूरी लग्जरी। ये 3-4 दिन का टूर था, ये क्रूज का। सुबह भी आज CNT हो रही थी हमारी, तो मैंने इस क्रूज का वीडियो चलाया था उस दौरान में। तो मुझे वो याद आ गया, मेरा वो वाला टाइम, यार मैंने कितना बेहतरीन था वो। 14 मंजिल का वो शिप था और उसके 5th फ्लोर पे मैं था, और मेरे वाली जो विंडो थी उस पर समुद्र का पानी छपके मारता था, फेन बनता था, उसका झाग बनता था जब खिड़की पे, तो लगता था यार कैसी लाइफ जी रहे हैं, अलग ही मजा था एक। ये मेरा अगला एक फॉरेन टूर था जो मिला था हमको एक स्कीम की बदौलत। फ्लाई विद वेस्टीज एक स्कीम। वेस्टीज हर बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। एक समय ऐसा भी था, वो फ्लाई विद वेस्टीज था कि इतनी LOB और इतना साइड वॉल्यूम और इतने मंथ में अगर आप कर लेते हैं तो आपको फॉरेन टूर मिलता है। उस दौरान में मैं क्राउन था, तो ये क्राउन के समय का मेरा ये फोटो है, ये आप देख रहे होंगे मेरी टीम के साथ में। हम इतने लोग फ्लाई विद वेस्टीज गए थे। ये वहां पर बाघ को दूध पिलाया। जू के अंदर में एक टाइगर जू है थाईलैंड के अंदर में, तो बहुत सारा मेरा बेटा बोलता था पापा ये कहीं फेक फोटो तो नहीं है। तो ये लाइफ, ये जीने का मौका मिलता है। ये आप देख रहे होंगे पटाया सिटी का ये फोटो सामने। और ये मेरा 5वां फॉरेन टूर वेस्टीज की बदौलत। पहली बार जब अनाउंस हुआ कि वेस्टीज का फॉरेन टूर इस बार, क्योंकि अगस्त में डायमंड एंड अबव का टूर जाता है, उस दौरान में मैं क्राउन हो गया था, शायद UCD था मैं इस फॉरेन टूर पे। मैं UCD था 5वें फॉरेन टूर पर। जब ये पिक्चर देखी थी सन सिटी पैलेस, जब इसकी इंटरनेट पे पिक्चर देखी थी, तो अपने आप में ऐसा लगा यार लाइफ ना पूरी तरीके से। और साथ में वो जो मॉर्निंग, उसमें एक वो था टेरिफ था, उस एटर्निटी थी, उसमें लिखा हुआ था कि मॉर्निंग जंगल सफारी होगी। तो वो जो टीवी पे देखते थे कभी डिस्कवरी के अंदर में, वो साउथ अफ्रीका का सीन, विल्डरबीस्ट दौड़ रहे हैं, शेर पीछे भाग रहा है, तो वो सारी चीजें अपने सामने थी, वो हमने सब वहां लाइव देखा। ये मेरा 5वां फॉरेन टूर, मेरे साथ में मेरी टीम के कुछ लोग थे, और ये होटल था जहां पर हम लोग पहले 2 दिन ठहरे थे। ये 5 स्टार ये रिजॉर्ट अपने आप में बहुत बड़ा, जंगल के बीच में आप देख रहे होंगे, खूबसूरत लाइफ अपने आप में। जिराफ देखने का मौका मिला पहली बार, शेर सामने बैठा हुआ। मॉर्निंग जो जंगल सफारी थी वो अपने आप में बहुत बेहतरीन। वो जितने टीवी पे जो देखे थे आज तक, वो सब कुछ वहां लाइव देखने का मौका मिला। ये 5वें फॉरेन टूर के उसके बाद वो सिटी थी हमारी सन सिटी, जोहान्सबर्ग से आगे एक जगह पड़ती है सन सिटी। और उसके बाद हम वहां से लिंसीरिया एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट से हमको यहाँ पर फिर से हम केप टाउन शहर में आए। हमारा ये होटल था, ये वेस्टर्न करके एक होटल है। ये इतना बड़ा टावर दिख रहा है आपको, ये इस टावर के मेरे हिसाब से मैं 19वें फ्लोर पे था। मेरा रूम था यहाँ पर, मैं और PC डबराल जी रूममेट थे यहाँ पर। और ये केबल कार आप देख रहे होंगे, केबल कार ऊपर में। उस दौरान में 5 डिग्री का टेम्परेचर था साउथ अफ्रीका के अंदर में। अब आप कल्पना कर लो वहां जैसे एरिया में। हमको बोला जी गर्मी का मौसम, जबकि अगस्त का मौसम था, अगस्त या सितंबर के आसपास टूर था। बोला जी 5 डिग्री का टेम्परेचर है, आप गर्म कपड़े लेके चलना। तो भरोसा नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका जैसी जगह में
गर्मी का क्या, सर्दी का क्या काम, लेकिन 5 डिग्री का टेम्परेचर था। ये नीचे आप वहां से शहर देख रहे होंगे, ये केप टाउन का शहर है। ये मौका मिला वहां पर, वेस्टीज ऐसी ऐसी जगह लेके जाता है आपको। इस केबल कार के अंदर में आप देख रहे होंगे इकट्ठे 65 लोग थे, 65 लोग एक टाइम में इस केबल कार में बैठ सकते हैं। ये नीचे आप समंदर देख रहे होंगे, हम यहाँ तक गए थे, जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ तक गए थे। ये 2 समुद्र का पानी आपस में मिलता नहीं, इस तरीके से बाउंड्री बनाता है ये, वहां जाने का मौका मिला। अगर वेस्टीज नहीं करा होता, अगर ये प्रोडक्ट चेंज नहीं करे होते, अगर वो मार्केटिंग प्लान नहीं मिला होता, अगर वो स्टेज उस दौरान में जब 2007 के अंदर में ये इंडस्ट्री को जानने का मौका नहीं मिला होता, इवेंट में नहीं गया होता, तो ये भरोसा नहीं बनता और आज यहां ना होते। तो लाइफ पूरी तरीके से, लाइफ का सीन चेंज हो गया है। साथ ही साथ ना सिर्फ इतना हुआ, बल्कि एक कार फंड, जैसे कि आप सबको पता है, मार्केटिंग प्लान जब मिलता है स्टार डायरेक्टर पर कार फंड की बात होती है। ये कार फंड से मैंने मेरी 2017 के अंदर में 21 जुलाई 2017 को कार फंड से कार ली थी, और कार दिल्ली एनसीआर की पहली क्रेटा कार थी। जब मैं कार ले रहा था क्रेटा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बोले इतनी बड़ी कार ले रही हो भाई साहब, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। ये जो शोरूम आप देख रहे हैं पीछे, इसी शोरूम में मेरी वाइफ जॉब करती थी। ये पीछे थोड़ा सा पिक्चर दिख रहा है मेरी वाइफ का। तो यहाँ पर जो ये स्टाफ है, ये भी मेरे साथ में ज्वाइन है, कुछ लोग यहाँ से स्टाफ के ज्वाइन है आज की डेट में। तो बहुत सारे लोगों के कान में ना कानाफूसी चल रही थी, बोले अंजू के हस्बैंड जॉब छोड़ के देखो, अंजू ने जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ के ये लोग कार ले रहे हैं। फरवरी में अंजू ने जॉब छोड़ दी थी, 24 फरवरी को। मार्च से वो मेरे साथ में काम करने लगी। तो लोग सोचते थे कुछ दिनों में ये कार उठ जाएगी, लेकिन उनको थोड़ी पता है पीछे वेस्टीज खड़ा है, वेस्टीज का कार फंड खड़ा है। यहाँ उड़ता उड़ता कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ दूसरी कार आने की व्यवस्था होती है। जैसे ही मैं कार लेके वापस आया था, तो उसी दिन ड्रीम करा था कि एक लग्जरी कार आएगी। हालांकि जो लग्जरी कार उस दिन मेरे को दिखी थी, वो आज मैंने पिक्चर में नहीं लगा रखी है, उस दिन मुझे ऑडी Q7 दिखी थी। तो मुझे लगता था तब तक ऑडी बहुत बढ़िया कार है, अब ऑडी से भी बेहतर कारें दिखने लगी, तो चेंज हो गया। तो ये वही शोरूम है जहां मेरी वाइफ नौकरी करती थी। 2018 के अंदर में, 17 के अंदर में मेरी वाइफ ने मेरा साथ देना शुरू करा। तब से लेके हम लोग दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब परिवार आपके साथ में खड़ा हो जाता है, जब आप मिलके व्यापार को करते हैं, तो अचीवमेंट अपने आप आसान हो जाती है और अपने आप बड़ी हो जाती है। मेरी अपलाइन के माध्यम से संतोष जी खड़े हैं यहाँ पर, पीसी डबराल जी खड़े हैं, इन लोगों के माध्यम से मेरे को चाबी मिली। बाकी और भी LOS मेरी साथ में खड़ी है, श्याम सुंदर जी हैं, महेंद्र जी हैं, मनोज शांत में खड़े हैं, मनोज जी पीछे डबराल जी की टीम का हिस्सा है कहीं ना कहीं, पीछे माया मेहरा जी भी दिख रही हैं। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं ये एक माहौल का हिस्सा थे, जिनके साथ में मैंने इस बिजनेस को बड़ा करना शुरू करा, तो अचीवमेंट भी अपने आप आनी शुरू हो गई। नेक्स्ट कार का ड्रीम है, उसी दिन बना दिया था जब पहली बार क्रेटा में बैठा था। हालांकि जब क्रेटा में बैठा था तो मुझे कार चलानी नहीं आती थी, उससे पहले मैंने कभी सीखा ही नहीं, कि कार भी चलाने की जरूरत महसूस ही नहीं करी। पता ही नहीं था कि कभी कार भी आएगी लाइफ के अंदर में, तो सीखने की जरूरत भी कभी महसूस नहीं करी। पहली बार मैं मेरे बीच वाले भाई को बोलता था कि कर ले वेस्टीज, कर ले वेस्टीज, कहता था तू ही कर ले, तेरी कार आ जाएगी फिर सोचेंगे। तो 2017 के अंदर में वो, क्योंकि वो ड्राइवर थे, उनको कार चलानी ऑलरेडी आती थी, जब मैंने पहले दिन उनको कॉल करा कि कल छुट्टी कर लेना, कल मेरे कार की डिलीवरी है। तब तक उसे पता नहीं था कि भाई कार भी आ रही है कल। मैंने बोला कल मेरे कार की डिलीवरी है, तुझे चलना है मेरे साथ में कार लेने के लिए, फिर तुझे पता है मुझे तो चलानी आती नहीं है, तो यहाँ से भाई साहब वाली कार ले जाएंगे, उसमें हम बैठ के चले जाएंगे, वापस चला के तू लाएगा। तो जैसे तैसे करके उसने अपने मन को मनाया, वो दूसरे दिन मेरे साथ गया। उस दिन उसने भरोसा करा कि हाँ इंडस्ट्री में कुछ होता है। वो आज बताता है अपने टेस्टिमोनियल में कि तब तक मैं सोचता था कि शायद ये सब जुगाड़ है, ये सब झूठ झाट चलता है, यहाँ सब फेंकते हैं बड़ी बड़ी। क्या उस दिन मैंने पहली बार भरोसा करा, जब वो स्टीयरिंग नहीं, कार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, तब मुझे लगा यार ये 14 लाख रुपए की कार गड़बड़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे घर में ही आ रही है, मेरा ही भाई ला रहा है, मुझसे छोटा वाला ला रहा है, अब यहाँ भी झोल झाल क्या होगा ये, क्योंकि ये तो कुछ करता नहीं है। इसके अलावा वाइफ ने जॉब छोड़ दी, तो जुगाड़ भी होता, तो जॉब छोड़ने के बाद 5 महीने बाद ये कार आ रही है, तो जुगाड़ तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तब उसने मन बनाया इस बिजनेस को करने का। उसके बाद उसने शुरुआत करी थी। कभी कभी ध्यान देना, अगर आपका नियर एंड डियर नहीं करता तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपका नियर एंड डियर नहीं करता। हम 3 भाई हैं, तीनों एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। पीसी डबराल जी ने 2012 के अंदर में करा, मैंने 2013 सितंबर, 18-19 महीने बाद। मुझसे बीच वाला भाई वो 2017 के अंदर में इस बिजनेस का हिस्सा बना, और वो भी तब जब मेरी कार आ गई 4 साल बाद।
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सपने आपके होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ में आ रहा है, आपका नियर एंड डियर कौन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपने सोचा है तो आपकी सोच के व्यक्ति आपको मिल जाते हैं, बस बशर्ते की तलाश करने की जरूरत होती है। अगर आपके ड्रीम स्ट्रांग होते हैं तो डेफिनेटली आप उनको तलाश कर पाते हैं, नहीं तो फिर किंतु परंतु बहानों में रह जाते हैं। अब ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? जब आप अपनी लाइफ के अंदर में गोल बनाते हैं। ध्यान रखना, गोल बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिए गोल सेट नहीं करते, अगर लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता ना, तो कभी भी अचीवमेंट नहीं आती। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन करा था, बल्कि वेस्टीज को क्या ज्वाइन करा था, अभी रिसेंटली मैंने 4-5 दिन पहले किसी से व्यक्ति से बात करी, मेरे साथ में मेरे होटल में जॉब करते थे, उनसे मैंने बात करी। बोले वो जैसे ही राम राम हुई, बोले यार तुम तो भूल गए फलाना ढिमकना, इस तरीके की बातें होने लगी, और आप तो बड़े आदमी हो गए, करोड़पति हो गए, कहाँ हमें पूछोगे। मैंने बोला भाई एक बात बता, जब भी फोन करता हूँ मैं ही करता हूँ, और मैं तो बोलता था तुमको 2013 के अंदर में, 12 के अंदर में, जब मेरी हालत बहुत खस्ती थी, जब मैं 10.5 लाख रुपए के कर्जे में था, मैं तो तब भी कहता था तुमको तो कि 2018 तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कैसे बनूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन बन जाऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में फीड था कि 2018 तक करोड़पति बन जाऊंगा। माध्यम रास्ते ऊपर वाले ने देने शुरू करे। मैंने बोला देखो, मैं बोलता था तुमको 2018 तक करोड़पति बन जाऊंगा, आपके सामने खड़ा हूं, तुम नहीं बोलते थे, इसलिए आज जॉब कर रहे हो। तो टारगेट रखना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर में, गोल होने बहुत जरूरी है। मैंने टारगेट बनाया जब 2013 के अंदर में वेस्टीज के अंदर में आया, 2018 सितंबर के अंदर में, क्योंकि सितंबर में मैंने ज्वाइन करा था, मेरा 5 लाख का टारगेट था। यहाँ पर जब 2 लाख रुपए की अचीवमेंट आ गई थी 2017 के अंदर में, देखो कैसे सफर शुरू किया था। 2017 के अंदर में मेरी लाइफ के अंदर में 2 लाख रुपए का चेक आया था, और 2017 में जब 2 लाख रुपए का चेक आ गया तो तब भरोसा हो गया कि अब ये 5 हो जाएगा। गलती कर दी थी। जब वो 2 लाख रुपए का चेक आया था तो तब हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस करा था यार छोटा कर लिया, ये यहाँ संभव है। तो 5 लाख का टारगेट बनाया। 5 लाख तो नहीं हुआ सितंबर में, लेकिन डेफिनेटली वो 4,99,000 रुपए का था। अब आप कल्पना कर लो, 5 लाख सोचा था। क्या कहते हैं ना, पहली बात तो ओवर अचीव होता है। अगर आपके सपनों में अगर जान होती है, अगर आप सच्चे मन से अगर वो सपने देखते हो और उस पर काम करते हो, तो पहली बात तो ओवर अचीव होता है। ओवर नहीं तो एटलीस्ट वो अचीव होता है जो आपने सोचा है, और नहीं तो कहीं नहीं गया। 90 होगा, 70 होगा, कहीं तो अटकेगी गाड़ी, 50 होगा। लेकिन लोगों को डर लगता है सोचने में। क्या फर्क पड़ता है, सोच के लोगों को बोलना शुरू करो, क्योंकि जाने अनजाने फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे कभी कभार जेलसी भी रखते हैं। कहते हैं ना, जेलसी भी एक फैक्टर है जो काम करती है। लोग सोच रहे होते हैं आपके बारे में, अरे यार इसको तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और डेफिनेटली हो जाता है। जब लोगों की एनर्जी लगती है ना, हो जाएगा वाला। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्कुल उल्टा चलता है। बाहर की दुनिया में अगर आप किसी को बता दो ना अपनी अचीवमेंट, तो वहां नजर लग जाती है, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ उनकी एनर्जी लग जाती है। जो डेफिनेटली लोगों को बताना है कि मेरी अचीवमेंट क्या होगी, और डेट समेत बताना है, इतने महीने में मैं ये कर लूंगा, अगले साल में ये कर लूंगा, उसके बाद मेरे लाइफ में ये होगा। कोई बात नहीं, 1 साल बाद हो जाएगा ना, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगा। तो 2018 के अंदर में सितंबर में जब ये अचीव हो गया, तो उसके बाद टारगेट बनाया कि अगले साल में ये 10 लाख रुपया करना है। नहीं हुआ, 10 लाख रुपया नहीं हुआ ये 2019 के अंदर में, लेकिन डेफिनेटली ये 2020 का जो महीना था, अगस्त महीने की मेरी इनकम 9,81,000 रुपए की रही, हाईएस्ट इनकम। 1 साल बाद हो गया ना। 9,81,000 में और 10 लाख रुपए में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वो अपने आप में 10 लाख काउंट होता है। 50,000 रुपए से ऊपर इनकम हो गई, वो अपने आप में 10 लाख में काउंट होती है। तो 10 लाख रुपए हो गया, भले 1 साल बाद हुआ। सोचने की शुरुआत करो। उसके बाद मैंने टारगेट रखा था कि ये 2020 सितंबर में, 19 में ये टारगेट रखा था, वो अचीव नहीं हुआ। तो उसके बाद 20 में अचीव हुआ, तो रखा भाई सितंबर के अंदर में 2021 के अंदर में इसको 20 लाख रुपए करेंगे। जब हम सोचते हैं ना, तो दिल दिमाग सब कुछ फोकस हो जाता है एक जगह में। आपकी ऊर्जा लगनी शुरू हो जाती है, आपके लोगों की ऊर्जा लगनी शुरू हो जाती है जब आप लोगों को बोलते हो कि मैं ये करूंगा। हमने बोलना शुरू करा कि 2021 के अंदर में हम वापस सितंबर के महीने में 20 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन वो पैंडेमिक पिछला 1 साल चला गया, वापस ये चला गया, 1.5 साल का पीरियड चला गया। तो ये टारगेट सेट ये चेंज कर दिया है। 2022 का जो सितंबर आएगा उससे पहले पहले हम इसको 20 लाख रुपए कर देंगे। हम सोच रहे हैं, हमारी ऊर्जा लग रही है, इसलिए हमारे फेवर में माहौल भी बनता है। अगर पिछला साल अगर आप देखोगे वेस्टीज का, तो वेस्टीज ने अपने मार्केटिंग प्लान में अपग्रेडेशन लेके आया, अपग्रेड कर दिया मार्केटिंग प्लान को, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक एडिशनल इनकम आ गई, जिसको हम
इलीट क्लब बोनस कहते हैं, और मैंने डीसीडी का लेवल अचीव कर लिया, तो इलीट क्लब बोनस मेरे खाते में ऐड हो गया, जिस कारण से अचीवमेंट और करीब आ गई। और इस बार जब मैंने सोचा है तो डेफिनेटली वापस 2 जून आ रहा है, वेस्टीज फिर से कुछ करने जा रहा होगा। तो मैं ये मानता हूं कि वेस्टीज जो भी एक्टिविटी करता है वो मेरे लिए होता है, वो मेरे फेवर में होता है, उसको आप भुनाना है, हम उसको इन किन प्रकार भुनाते हैं। ये सफर ऐसे ही चलता रहा, एक्सपीरियंस लोगों के सानिध्य में, क्रॉस लेग के सानिध्य में, कहीं ना कहीं माहौल का हिस्सा रहे, तो ये चेक आज आपके सामने है, ये सारी अचीवमेंट आपके सामने है। ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, आप सब लोगों की अचीवमेंट है, मेरे परिवार की अचीवमेंट है, क्योंकि इनके बिना ये सब संभव नहीं था। आप सब लोग इसका यह आप लोगों की बदौलत है। मेरी टीम अगर इतनी बेहतरीन मेरे को नहीं मिली होती, अगर इतनी बढ़िया टीम ना होती मेरे पास, कहीं ना कहीं देखो, आप अकेले बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते, आपके साथ में एक अच्छी टीम का होना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं किस्मत वाला व्यक्ति हूं कि हमने मेहनत तो करी, इसमें कहीं को दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ साथ में एक अच्छी टीम भी मिली है। नहीं तो मेहनत, बाली जी कहते हैं ना कि घोड़े और गधे, रेस कभी भी घोड़ों की होती है, गधों की नहीं होती। तो अपनी टीम के अंदर में इस तरीके के लोग हिस्सा बने, और आज उनकी लाइफ में भी अचीवमेंट है और अपनी भी लाइफ में अचीवमेंट है। लाइफ अब बहुत सारे लोग, आज मेरे हिसाब से लगभग मेरी टीम अकेले, अगर मैं पीसी डबराल जी की बात करूं तो 100 से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि हमने एक मिशन लिया था अपनी टीम के लिए, आगे बात करूंगा। मेरी टीम में आज बहुत सारे लोग आज अचीवमेंट है, 70 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है। मेरे हिसाब से 101 लोग ऐसे होंगे जो कार फंड से कार चला रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की डेट में। एक्चुअली में अचीवमेंट ये है, कहते जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, यहाँ लोग अचीवमेंट आ रही है, तो डेफिनेटली मजा आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे, जब हाउस फंड का मार्केटिंग प्लान दिया था, हाउस फंड बताया था, हाउस फंड की बदौलत सपने देखे थे, क्योंकि मैं रेंटेड था, उस हाउस फंड की बदौलत आज मैं एक लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर में रह रहा हूँ। ये नोएडा के अंदर में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। ये आप देख रहे होंगे, ये टावर है। इसी टावर के अंदर में 25th फ्लोर पर मेरा इस समय मेरा फ्लैट है। ये नीचे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये जिम दिख रहा है, अपने आप में लग्जरी अपार्टमेंट है, ऑन रोड, बेहतरीन 3 BHK 1850 स्क्वायर फीट, यानी कि 200 गज का आज मेरे पास फ्लैट है। अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है, देखो घर दुनिया बनाती है, कोई बड़ी बात नहीं है मैंने घर बनाया, ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया बनाती है घर, कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, किसी के पास अपना होता है, किसी के पास पुश्तैनी होता है। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पास मेरी मेहनत का है। और अच्छी बात यह है कि ये 100% फाइनेंस फ्री है, बैंक का 1 रुपया लोन नहीं है इसके अंदर में। जब मैंने लिया था, ये 95 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, और आज इस के अंदर में मैं पेंडेमिक में मैंने शिफ्ट करा मेरे घर को। अब आप कल्पना कर लो, इस साल मैंने दिवाली, जो लास्ट दिवाली गई है, दिवाली के 1 दिन पहले मैं मेरे फ्लैट में शिफ्ट हुआ। 2020 के 2 जुलाई को मैंने 2 जून को मैंने पहली बार अपने उसको पैसे दिए थे, इंटीरियर को। इंटीरियर डिजाइनर मैंने एक हायर किया था, उसको मैंने पैसे दिए थे। मैंने बुक करा था जून के महीने में इंटीरियर को, और उसने मुझे 1 साल बाद, इतना लंबा टाइम लग गया, मैंने 30 लाख रुपए लगाए मेरे घर को इंटीरियर करने में। अब आप 30 लाख रुपए में तो एक बढ़िया सा फ्लैट आ जाता है। ये आजादी दी है वेस्टीज ने, ये फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है वेस्टीज ने। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी ताकत है। तो जब हमने ज्वाइन करा था, तो जब हमको बात समझ में आई 2017 के अंदर में, जब हमारे साथ में अंजू आ गई थी, उस दौरान में हम 3 लोग हो गए इस बिजनेस के अंदर में, पीसी डबराल जी हो गए, मैं हो गया, अंजू हो गई। तो हमने एक मिशन बनाया। कहते हैं जब आप अपने सपनों को मिशन का रूप दे देते हो ना, तो आपके अचीवमेंट दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने मिशन बनाया कि अब हम 3 लोग हो गए हैं, तो 2020 तक हम 100 लोग ऐसे तैयार करेंगे अपनी टीम के अंदर में, जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। डेफिनेटली पीसी डबराल जी की टीम में वो 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग करने वाले 2020 से पहले हो चुके थे, दिसंबर से। 70 लोग तो लगभग मेरी टीम में है। अब आप कल्पना कर लो पीसी डबराल जी की टीम में क्या हाल होगा। जब आप अपने काम को मिशन बना लेते हो, तो अचीवमेंट को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हमने वापस मिशन बनाया था, इस बार जब लॉकडाउन खुला था, हमने वापस मिशन बनाया था कि अगले 1 साल के अंदर में हम 100 नए लोग वापस तैयार करेंगे अपनी टीम में, जिनकी 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी होगी। लेकिन डेफिनेटली पैंडेमिक आ गया, ये सारी सिचुएशन विपरीत परिस्थितियों में कन्वर्ट हो गए। तो ये 2022 का जो वो रखा हुआ है सितंबर का, वो इसीलिए रखा है क्योंकि तब तक 100 नए लोग तैयार हो जाएंगे। अगर 1 लाख रुपए वाली, तो मेरी 20 लाख रुपए होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम हमेशा अपनी टीम के लिए टारगेट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जहां से आप शुरू होते हैं वहां से आपकी टीम होती है। टीम के लिए अगर टारगेट बनाओगे, टीम का अगर अचीवमेंट, टीम के लिए गोल बनाओगे, तो डेफिनेटली आपके गोल अपने आप पूरे हो जाते हैं।
अब चलते हैं हमारे अगली पार्ट की तरफ में, जो ट्रेनिंग पार्ट है, जिसने मुझे मदद करी यहां तक पहुंचने में। क्या शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। हर व्यक्ति चाहता है जीवन के अंदर में बड़ी अचीवमेंट, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जल्द से जल्दी अचीवमेंट आए, लेकिन वो कैसे सब कुछ संभव हो पाएगा? जो मेरे पास, जो मुझे पिछले 5-7 साल में जो समझ में आई, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि लिखा हुआ, हाउ टू मेक ह्यूज एंड फास्ट ग्रोथ। हर व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर में और अपने करियर के अंदर में एक ग्रोथ चाहता है, और बड़ी ग्रोथ चाहता है। बड़ी बात यह है कि बड़ी ग्रोथ चाहता है, लेकिन कैसे संभव हो पाएगा ये वाला अगर कोई बताने वाला मिल जाए तो आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो सब लोग उसके पास चले जाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, बताओ इसको क्या करें और कैसे कराएं। ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसा वाला व्यक्ति मिल जाए बताने वाला कि ऐसे बड़ा हो सकता है, तो डेफिनेटली जो काम आपके 5 साल में होने चाहिए थे वो आधे समय में हो जाएंगे। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरे माध्यम से कुछ चीजें बताने की। जैसे लिखा हुआ है, सामान्यतः ये सभी नेटवर्कर के लिए $multi billion क्वेश्चन है कि आखिर सफलता का रहस्य है क्या। जहां कुछ लोगों को कुछ चंद समय में बड़ी सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग उससे वंचित रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन करने की जरूरत है अपने आप से, तो डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा। जीवन में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं चाहता बड़ी अचीवमेंट, लेकिन उसको मिलता नहीं, उसको रास्ते नहीं मिलते, उसको पता नहीं चलता? तो अगर आप किसी के बताए हुए अगर मार्गदर्शन में अगर चल दो तो शायद आपका समय बच सकता है। वो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है वो बड़ी सफलता, कैसे? उसका सबसे पहला कारण जो समझ में आता है मुझे, हर व्यक्ति चाहता तो है लेकिन क्यों नहीं होता, उसका सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है, पहला कारण, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग इस काम को रातों रात अमीर बनने की स्कीम समझ लेते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो, दुर्भाग्य है ये भारत के अंदर में आज भी, हालांकि अब आप गोल्डन पीरियड की तरफ जाना शुरू हो गए हो। 2020 भारत के अंदर में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्वर्णिम युग है, भारत के अंदर में स्वर्णिम युग चल रहा है 2020 के बाद। क्योंकि लोगों को आज कहानी समझ में आने लगी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर वो भी बिना पैसे के नेटवर्क मार्केटिंग से हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि लोग इसको एक स्कीम समझ लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक स्कीम है, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया है, मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन कर लिया, काम करने की जरूरत नहीं है, तकिया के नीचे लगाया, वो रख दिया ज्वाइनिंग फॉर्म, वो ऑर्डर फॉर्म नीचे रख दिया, अब अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक पद्धति है, एक तरीका है। अगर वो तरीका अगर आप अपनी लाइफ में उतार लोगे, अगर उस तरीके को फॉलो कर लोगे तो आपके साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये लॉटरी का टिकट नहीं है कि शायद लग जाए आप माला माल हो जाओ। पहली गलती आदमी ये करता है जब इस बिजनेस का हिस्सा बनता है, ये गलती आपने नहीं करनी। ये कोई स्कीम नहीं है, प्योर काम है, बिजनेस है, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात अच्छी है कि यहाँ अगर मेहनत करोगे तो मल्टीपल रेशियो के अंदर में आपको रिटर्न आते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको आता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। पहला कारण तो मुझे ये समझ में आता है। दूसरा कारण क्या है कि लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में शामिल होते समय अधिकतर लोग इसको क्या लगता है, यहाँ वही लोग सफल हो सकते हैं जो सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल नहीं है, डोर टू डोर जाने का बिजनेस नहीं है। लोग इसको ऐसा ही समझ लेते हैं, लेकिन दुनिया में आज तक जो भी सफल हुए उनमें से सभी ने उस अमीर बनने के अवसर को सेल करा है। प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट है, प्रोडक्ट के बिना संभव नहीं है, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते किसी के पास। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करके नहीं होगा, नहीं तो सेल्समैन बन जाओगे, वो एक माध्यम है। सेल्स अवसर को सेल किया है। एक सीधी बात अगर की जाए तो ये एक अमीर बनने की पद्धति है जिसको सीखना पड़ेगा। सीधी बात, ये सेल्समैन का काम नहीं है, सेल करना पड़ेगा। लेकिन क्या चीज सेल करने हैं? ड्रीम सेल करने हैं। ड्रीम सेलिंग बिजनेस के अंदर में है हम लोग जी, हम ड्रीम सेलिंग बिजनेस के अंदर में हैं। लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि लोग इसको एक पद्धति समझ ले, लोग इसको एक स्कीम समझ बैठते हैं या फिर सेल्समैन का काम समझ लेते हैं, जबकि सेल्समैन का काम नहीं है। अगर सेल करोगे तो कितना करोगे? अगर मेरे टर्नओवर की बात करोगे इस समय, तो मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन के अंदर में भी 10 लाख पीवी चला जाएगा। क्या 10 लाख पीवी एक अकेले आदमी के बस की बात थी? नहीं। सेल करने से अगर 10 लाख पीवी आते तो पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा? ये एक पद्धति थी जो मुझे समझ में आई, मैंने लोगों को बताना शुरू करा।
मुझे समझ में आया है इस पद्धति को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ये सीखना पड़ेगा, ये अगर पद्धति है तो इसको सीखना पड़ेगा। और सीखने के दो तरीके मुझे समझ में आए इस दौरान के अंदर में। वो दो तरीके क्या हैं? सबसे पहले कि सेल्फ के एक्सपीरियंस से सीखा जाए, यानी कि जो गलतियां हम करते हैं काम करते हुए तो हमको कहानी समझ में आ जाती है यार ये गलती अगली बार नहीं करनी, या तो ऐसे सीख लो, या फिर दूसरा जो तरीका मुझे समझ में आया है वो अदर्स मिस्टेक्स से, अदर्स दूसरे के एक्सपीरियंस से, दूसरों की गलतियों से सीख लेना है। अभी दोनों का फर्क क्या है इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। जो पहले अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं, उनको बोलते हैं स्मार्ट लोग। अब आप डिसाइड करना स्मार्ट बनना है या नहीं। स्मार्ट का मतलब मेरे स्मार्ट से अच्छे लुक से नहीं है, दिमागी तौर से स्मार्ट बनने की बात हो रही है। दूसरे लोग वो हैं जो दूसरे के एक्सपीरियंस से समझते हैं, वो लोग हैं जीनियस, उनको जीनियस कहा जाता है। तो मेरा सुझाव, जैसे सामने सभी लोग, आप सब लोग समझदार लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग पैनल पर, तो आप सभी लोग का जवाब एक ही होगा, यस, जीनियस बनने में समझदारी है। या तो 5 से 10 साल अपने लगा लो, या 20 साल का तजुर्बा अगर सिद्धार्थ सर का मिल रहा है, अगर वो ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, तो उसको चुपचाप अडॉप्ट करने में समझदारी है। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। 2017 के अंदर में जब मैं इस बिजनेस में था और एक बहुत अच्छे व्यक्ति मेरे बिजनेस का हिस्सा थे, बहुत अच्छी लीडरशिप उनके पास में, बहुत अच्छा उनके पास में एक्सपीरियंस था लाइफ का, बहुत अच्छा करते भी थे। लेकिन जब जब मैं साथ में जाता था तब तब करते थे। मैंने सिद्धार्थ जी से ये बात शेयर करी, वो मेरे को सीएनटी के अंदर में मिल गए। मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब जब मैं जाता हूं तब तब होता है, उसके बाद वो नहीं करते। बोले जी कितना बिजनेस आता है? मैंने सर बिजनेस आ जाता है 1 लाख 1.25 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस आता है। उस दौरान में बिजनेस वॉल्यूम चलता था, यानी कि मेरी एलओबी होती थी। बोले एक काम कर, चुपचाप फोकस चेंज कर। अगर वो व्यक्ति ट्रेनिंग में कन्वर्ट होने को तैयार नहीं है, अगर वो सीखने को तैयार नहीं है, तो फोकस चेंज कर, लेकिन उनको इस बात का एहसास भी मत होने देना और अपनी एनर्जी कहीं और जगह लगा, अपने आप को बड़ा कर ले। एक दिन मजबूर हो जाएंगे कि जैसा कहेगा वैसा करने के लिए। और मैंने यही काम करा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी अगर ये कह रहे हैं, 2017 के अंदर में अगर सिद्धार्थ सर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग मेरे हिसाब से 16-17 साल का तजुर्बा अगर ये कहता है कि फोकस चेंज कर, तो मैंने उनकी बात को पकड़ लिया और मैंने मेरा फोकस चेंज करा। उसका नतीजा ये हुआ कि जब मेरी इनकम 5 लाख रुपए हो गई थी, तब वो बिजनेस के अंदर में वापस आए। उन्होंने एक्सेप्ट करा सामने से मुझसे गलती हो गई। तो मैं आज आपको वही बताना चाह रहा हूं, सीखने के दो तरीके। या तो मैं समय खपा लेता उस व्यक्ति के पीछे, मेरा समय बर्बाद होता। मैंने सिद्धार्थ सर की बात मान ली, जीनियस वाला काम करा और फोकस डाइवर्ट करा। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आज यहां खड़ा हो गया। अब कहते हैं ना कि दो तरीके के लोग मिलते हैं आपको लाइफ के अंदर में। हर काम में दो तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो साधारण नजरिए के होते हैं, आम नजरिया रखते हैं, जो किसी भी लाइफ में अचीवमेंट भी आम हो जाती है। एक वो लोग होते हैं जो खास नजरिया रखते हैं किसी भी चीज को देखने का, हमेशा सकारात्मक नजरिया रखते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में भी वही होता है। एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो जो बात करता है वो ज्वाइनिंग की बात करता है। किन प्रकार मेरी टीम के अंदर में ज्वाइनिंग आ जाए, ज्वाइनिंग आएगा तो डेफिनेटली हर आदमी का ज्वाइनिंग से ही संबंध है। ये बिजनेस ज्वाइनिंग का बिजनेस है, इसमें कहीं को दुराई नहीं है। और साथ में बात करता है रिपर्चेज की, ये तो नींव है दोनों चीजें। लेकिन सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर यहीं रुक जाता। लेकिन वहीं पर एक सफल अगर जो लीडर है, जो लीडर में कन्वर्ट हुआ है, जो आगे निकला है, उसने यहां से एक कदम आगे की सोची है। क्या सोचा है? डेफिनेटली बिजनेस ज्वाइनिंग और रिपर्चेज का है। इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते, बड़ा नहीं हो सकता व्यापार। लेकिन सफल व्यक्ति इससे एक कदम आगे सोचता है। वो क्या सोचता है? वो नॉलेज इन्हांसमेंट के ऊपर में काम करता है, वो नॉलेज बढ़ाने के ऊपर में फोकस करता है, वो सीखने के ऊपर में फोकस करता है, नॉलेज लेता है, नॉलेज गेन करता है। अगर नॉलेज होगी तो टीम को दे पाएगा, जब टीम को दे पाएगा तो टीम आगे उसी तरीके से अप्लाई करेगी। उससे आगे जाके एक कदम और आगे जाते हैं। वो लोग क्या काम करते हैं? वो लीडरशिप बिल्डिंग पर काम करते हैं, फोकस करते हैं लीडरशिप को बिल्ड करने पर, क्योंकि ये लीडरों का व्यापार है। बाली जी बार बार कहते हैं हम लीडरशिप के व्यापार के अंदर में हैं, हम प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है, हम लीडर बनाने वाले व्यापार के अंदर में, लीडर बनाने वाले बिजनेस के अंदर में हैं। तो वो लीडरशिप की तरफ में काम करते हैं, वो लीडरशिप बिल्ड करने पर बात करते हैं। और उसके बाद करते हैं सिस्टम फॉलोअर्स। कितने लोग उनकी टीम के अंदर में सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं, वो उन लोगों की संख्या को बढ़ाने के ऊपर में काम करते हैं, उसकी बात करते हैं। और अब ये फर्क क्या है इनमें?
अगर आप ज्वाइनिंग और रिपर्चेज की बात करोगे तो उससे क्या है, ये एवरेज बाइंग पावर के लोगों की तलाश करते हैं, जो सामान्य से असाधारण से साधारण डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ बढ़ता है, वो एवरेज ब्रेन पावर के बाइंग पावर के लोग ढूंढता है, क्योंकि एवरेज बाइंग पावर अगर टीम के अंदर में होगी तो वॉल्यूम बड़ा होगा, जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपके चेक बड़े बड़े आएंगे। सफल डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोच रहा है? नॉलेज एनहांसमेंट की जब बात आती है तो एवरेज ब्रेन पावर के लोग ढूंढता है, लेकिन हमारे साथ अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति, अगर लोग बोलते हैं ना कि मुझे 3 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ध्यान रखना, अगर हमारा दायरा यहाँ है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं अगर सफल होना है तो ऊपर वाले दायरे को ढूंढना है। हमारे सामने दिक्कत क्या होती है, हम नीचे वाले दायरे को ढूंढते हैं कि अगर यार ये मेरे से अगर नीचे वाला होगा, अगर कुछ जांच पूछ कर ली, अगर कुछ पूछ लिया, कुछ ये हो गया, तो एटलीस्ट ये मुझसे कम जानता होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। वो इससे नीचे आ जाता है एक कदम, वो अगली वाला एक कदम नीचे आ जाता है। इस तरीके से एक दिन वो जो कहानी यहाँ से शुरू होती है वो अपने आप एक दिन जमीन पे आ जाती है, पता ही नहीं चलता। जबकि कहानी उल्टी, अगर आपने ग्रो करना है तो आपको हमेशा एक सीढ़ी ऊपर चलना पड़ेगा। एवरेज ब्रेन पावर के लोग ढूंढते हैं, वो लोग अपने से ज्यादा काबिलियत लोगों को ढूंढते हैं ताकि वो लोग बेहतर कुछ कर पाए। उसके बाद अगले जो काम करते हैं वो लोग लीडरशिप बिल्डिंग के ऊपर में, यानी कि वो एनर्जेटिक सिस्टम एजुकेटेड लोग ढूंढते हैं, जो सिस्टम को एजुकेट, जो सिस्टम के एजुकेशन को लेने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे, हमेशा सीखने के लिए, समझने के लिए तत्पर रहे। जो आपका फील्ड बोल रहा है उस तरह है कि एजुकेशन लेने के लिए जो तैयार रहे, अपने आप को जीरो करके नए एजुकेशन के लिए जो प्रिपेयर रहे मेंटली। बहुत सारे लोग तो नीचे उतरने में वक्त लग जाता है, 2-5 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा कुछ नहीं हुआ, सिस्टम में बात ही नहीं थी, सिस्टम कुछ नहीं करता, सब झूठ बोलते हैं। ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि मुझे उतरने में समय लग गया, मेरे 5 साल मैंने अपने आप को जीरो नहीं करा। जो लोग जीरो नहीं करते उनके साथ में गड़बड़ होती है। तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, एनर्जेटिक लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कमिटेड फॉलोअर ढूंढने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कमिटेड फॉलोअर। जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आपका सिस्टम कह रहा है, जैसे आपकी कंपनी कह रही है, ऐसा करने के लिए तैयार है। ध्यान रखना, ये सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। शर्मा जी ने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो उस दौरान में बात करी थी सिस्टम की। सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति सिस्टम में आ जाता है तो वो फौजी कहलाता है, नहीं तो एक भीड़ का हिस्सा है, कोई नहीं पहचानता। आप ड्रेस पहन के चले जाओ, दुनिया पहचान लेगी। आप एक कोट डाल लो तो डॉक्टर लोग आसानी से आपको समझ जाएंगे। अगर आप वकील वाला कोट डाल दोगे, वकील वाला नोट जो टाई है वो लगा लोगे, तो लोग आपको वकील समझ लेंगे। अगर आप सर पे कैप लगा लोगे, यानी कि वो हेलमेट लगा लोगे पीला वाला, तो लोग आपको कंस्ट्रक्शन वाला व्यक्ति समझ लेंगे। तो बहुत बड़ा मैटर करता है एक सिस्टम। अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हो तो आसान हो जाता है आपका जीवन। ये ह्यूज वॉल्यूम फॉर्मूला निकल के आया उससे मेरे पास में। वो ह्यूज वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है? वो N इंटू E इंटू AB वाला फॉर्मूला निकल के आया। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? N से मतलब होता है नंबर ऑफ फॉलोअर इन योर टीम। सिस्टम फॉलोअर आपकी टीम के अंदर में कितने हैं? जब तक सिस्टम फॉलो करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर हर आदमी अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा, नहीं बनती बात। उसके बाद दूसरा जो E से मतलब आया, नंबर ऑफ एनर्जेटिक सिस्टम एजुकेटेड लीडर। आपकी टीम के अंदर में वो सिस्टम एजुकेटेड लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम एजुकेटेड कितने हैं वो जरूरी है। एजुकेशन दुनिया के पास है, क्या वो एजुकेशन उनको करोड़पति बना पा रही है? क्या एजुकेशन उनको लाखों रुपए दे पा रही है? नहीं। एजुकेशन जो उन्होंने ले रखी है वो उनको उतना ही पे कर रही है जितना बाजार में आपको दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो सिस्टम की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जैसा सिस्टम कह रहा है आपको उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एबी का मतलब है एवरेज ब्रेन पावर आपकी टीम के अंदर में, बाइंग पावर। उसके बाद एबी का मतलब है एवरेज ब्रेन पावर। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आपको ह्यूज वॉल्यूम फॉर्मूले पर काम करना है। तो ध्यान रखना, ये अगर आपको नहीं हो रही ना, बड़ी अचीवमेंट नहीं आ रही, तो ध्यान रख लेना मेरी टीम के अंदर में ये N इंटू E इंटू AB वाले लोग कितने हैं, अपने आप आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर नहीं है, अगर बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, तो ध्यान रख लेना मेरी टीम में ये लोग नहीं है, मुझे इनके लिए काम करना पड़ेगा, ये बनाने पड़ेंगे। ये कुछ चीजें वो बता रहा हूं मैं आपको जो मैंने करे थे अपने काम के अंदर में। लिखा हुआ है चेंज योर स्ट्रैटेजी, फोकस एंड चेंज योर बिजनेस। मैंने मेरे बिजनेस के अंदर में अपनी स्ट्रैटेजी, अपना फोकस चेंज करा था 2017 के अंदर में। उसका नतीजा 2017 तक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी लाइफ के अंदर में, उसके बाद अंबार सा लग गया अचीवमेंट का। हमने फोकस चेंज करा। हमने सबसे पहले फोकस क्या करा? हमने फोकस करा नॉलेज इनहांसमेंट के ऊपर में। हमने सिखाना शुरू करा, खुद भी सीखे, अपनी टीम को भी सिखाने पर जोर दिया। और सिखाने पर हमने कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा। जो भी प्रोग्राम स्टीच करता था
मैं बड़े गौरव के साथ की बात कर रहा हूं कि जितने भी आज इवेंट होते हैं कंपनी के, अगर मैं बात करूं, अगर आज कल अनाउंस कर देना कंपनी वीआईपी हो रही है, 70% अपनी टीम बैठी होगी वीआईपी के अंदर में, उसी का नतीजा है। हमने लोगों को ये डाल दिया, ये सिखा दिया, ये समझा दिया कि भाई नॉलेज लेनी पड़ेगी। जितने लोग इवेंट का हिस्सा बनेंगे, सीखेंगे, उतना बड़ा व्यापार होगा। हमने कोई मौका नहीं छोड़ा। हम खुद भी अपनी तरफ से भी बहुत सारे मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। वहां लोग अपनी टीम के लोगों को बिठाते थे, उसका नतीजा ये रहा कि आज टीम इतनी बड़ी हो गई। यानी कि नॉलेज पर काम करा, नॉलेज बढ़ाने पर फोकस करा हमने। दूसरा फोकस हमारा कहाँ चला गया? हमारा फोकस चला गया लीडरशिप स्किल डेवलप करने पर। हमने मोस्टली लोगों पर फोकस कर दिया, जैसे कि सिद्धार्थ सर कहते हैं या बाली सर कहते हैं कि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर बनाने का व्यापार है। आप लीडर बनाने की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। जिसने अगर लीडरशिप की फैक्ट्री लगा ली, जिसने वहां लीडर तैयार कर लिया, उसका व्यापार बड़ा हो जाता है। हमने वो काम करा। हम बहुत सारा अपने टीम के अंदर में हमने बहुत सारे लीडरशिप जहां से बिल्ड होती है, जिसको आप ट्रेन द ट्रेनर बोलते हैं, इतने कर दिए कि बेशुमार। इतने करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम कर दिए, बेलिमिट हो गई। लीडरशिप स्किल के ऊपर मैं काम करा। आपने ये वाला काम करना है। तीसरा जो काम आप बहुत जरूरी है वो ये है एक्टिविटी प्रमोशन। जैसे कि मैंने बताया, प्रमोशन बहुत जरूरी है। जो भी आप करते हो उसका प्रमोशन करना है। कोई मीटिंग ट्रेनिंग अगर आपके एरिया में हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को वहां बिठाओ, वहां से फोटो क्लिक करो, और अपने जो लोग घर बैठे हुए, जो लोग आज उसका हिस्सा नहीं बने, उस पर मैसेज लिखो बढ़ चढ़ के कि आपने बहुत बेहतरीन मौका आज गंवा दिया, इतनी बेहतरीन एजुकेशन आज मिली थी, आज मुझे ये चीज नहीं सीखने को मिली जो मेरे बिजनेस में डेफिनेटली बहुत बड़ा काम करेगी। आप माहौल बनाने का काम करो, क्योंकि माहौल अपने आप में जब माहौल बन जाता है ना, वो आईटीओ की सीएनटी ने क्या करा? आईटीओ की सीएनटी ने माहौल बनाने का काम करा, और हमने खुद को भी और अपनी टीम को भी वहां प्लग इन कर दिया, अपने आप ब्लास्ट हो गया। तो आपने वो काम करना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम करना है, प्रमोशन का काम करना है। चौथा काम आपने क्या करना है? मंथली बिजनेस असेसमेंट करना है। टीम के लीडरों की काउंसलिंग करनी है। बिना मंथली असेसमेंट के आप बड़े व्यापार को नहीं कर सकते। मुझे याद है एक व्यक्ति है प्रेस्टीज के अंदर में बहुत अच्छा लेवल, आज यूसीडी के लेवल पर है। जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा था उस दौरान में मेरे हिसाब से वो क्राउन थे, और मेरा लेवल में भी कि स्टार या फिर शायद डायमंड रहूंगा, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर आप ऐसा क्या करते हो कि आपकी लाइफ के अंदर में आपका बिजनेस इतना बड़ा इस मुकाम पर चला गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, यानी कि हम असेसमेंट करते हैं एवरी मंथ। मैंने पूछा कैसे कैसे असेसमेंट करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, जब मंथ क्लोज होता है हम हमारी टीम के साथ में बैठते हैं, उनके साथ में उस महीने की काउंसलिंग करते हैं, उस महीने जो बिजनेस क्लोज हुआ उसकी बातचीत करते हैं, हम नेक्स्ट मंथ के टारगेट सेट करते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने किस अंदाज में वो बात बोली मेरे से, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने डिस्कस करा घर पे आपके भाई साहब से, हम दोनों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। उसका नतीजा ये है कि आज भी हमारी टीम के अंदर में वो एज इट इज फॉलो होता है, और उसका नतीजा है ये असेसमेंट इतना बड़ा काम कर गया। कोई चीज अगर आपको कहीं से मिल जाती है ना, तो उसको ग्रैब कर लो, उसको पकड़ लो और उसको इंप्लीमेंट करो। अगर आपको समझ में आ जाए तो सिर्फ किसी ने बता दिया आपको अच्छा लगा, बात उससे मतलब नहीं है। शर्मा जी ने बोला अभी कॉपी और डायरी और पेन लेके बैठो, वो इसीलिए बोला था कि कोई चीज समझ में आ जाए तो लिख लेना, क्योंकि नोट करोगे तो याद रहेगा, तो उसके बाद इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। हमने वो करा, काउंसलिंग करनी शुरू करी अपने लीडरों की। बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर में काउंसलिंग। आप जाना कहाँ चाहते हैं उसकी काउंसलिंग अगर नहीं करोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। हमने वो करना शुरू करा, आप निश्चित अपने बिजनेस के अंदर में करें। साथ में हमने क्या करा, टीम मीटिंग करी। हमने टीम के अंदर में एक भावना पैदा करी, काम करने की भावना पैदा करी। साथ में उनको रिकॉग्नाइज करा, उनको अवार्ड्स दिए, उनके काम को प्रोत्साहित करा, सम्मानित करा, उनको स्टेज के ऊपर में करा, उनको इंडिविजुअल लेवल पर जाके करा, उनके एरिया में जाके करा, उनके काम की प्रोत्साहन करी। हमने उनको प्रोत्साहन दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि उनके अंदर में एक अलग तरीके की एनर्जी का प्रभाव हुआ। उनके एरिया में हम छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग इस तरीके से कर दिया करते थे, वहां उनको बुके से सम्मानित कर दिया, उनके लिए क्लैपिंग कर दिया। अगर मोहल्ले के अंदर में, अगर ध्यान रखना, दो चार गली की मोहल्ले की अगर महिलाएं अगर एक घर में इकट्ठी हैं और गलती से पड़ोसन के लिए तालियां बज जाए तो पूरा 3-4 गलियां बेचैन रह जाती हैं कि उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी बीवी ऐसा क्या कर रही है कि आज पूरा मोहल्ला उसके लिए ताली बजा रहा था। कोई मैडम आई थी उनको बुके देके चली गई, कोई सर आए थे आज उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो ये आग लगने का काम करती है आपके बिजनेस में, और वो बिजनेस बड़ा हो जाता है। हमने ये वाला काम करना शुरू करा, छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग। मेरे को याद है कि बहुत
एम्बेसडर वेस्टीज के, एक दिन मैंने उनकी एक मीटिंग अटेंड करी थी, तो उन्होंने ये बताया थे, छोटे छोटे पॉइंट थे कुछ। बोले जी व्यापार बड़ा कैसे होता है। मैं आज भी अपने लोगों को बताता हूँ कि व्यापार बड़ा कैसे होता है, कि ये वहां से मैंने चीजें सीखी थी। उन्होंने बोला जी व्यापार दो ही चीज से बड़ा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार, एक पहली बात तो ये व्यापार बड़ा होता है 1-to-1 से। दूसरी बात, ये व्यापार बड़ा होता है छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग से। मोहल्लों में अगर पॉकेट मीटिंग करनी शुरू कर दो, 2-2, 5-5 लोग घर में बिठाना शुरू कर दो, उनके लिए क्लैपिंग कर दो, उनकी बात कर दो, थोड़ा सा उनको मान सम्मान दे दो, तो ये छोटे छोटे होम मीटिंग से बड़ा हो जाता है। क्योंकि 1-to-1 से आप भीड़ इकट्ठी करते हो, उसके बाद छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग से जो आपके होम मीटिंग होते हैं उनमें माहौल बनाने का काम करते हो। वहां पर आपने काम क्या करना है, ये तो करना ही करना है, इसके अलावा क्या काम करना है, वहां पर आपने बड़े इवेंट को प्रमोट करना है। तो वो वाला काम हम करना शुरू कर दिया, हमने छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग करनी शुरू कर दी, वहां पर बड़े बड़े इवेंट हमने प्रमोट करने शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि इवेंट के अंदर में इतनी भीड़ होनी शुरू हो गई। शर्मा जी को याद होगा कितनी सीएनटी के अंदर में कितनी भीड़ होती थी। बाद में शर्मा जी लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, बोले अब हमसे नहीं होगा, हमने उसको जी 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 बिल्कुल सही सर। वो भी ये हाथ जोड़ के कहते थे सर इतनी भीड़ कैसे बुला लेते हो जी। तो उसके बाद उसको हमने ग्रैब कर लिया, और उसका नतीजा आज ये है कि हम वो वाला काम करते थे 1-to-1 के अंदर में हमने भीड़ इकट्ठी करी, उसके बाद हमने उसको होम मीटिंग में कन्वर्ट करा, होम मीटिंग से हमने बड़े इवेंट को प्रमोट करा। और उसका नतीजा यह है कि जब दिल्ली आईटीओ के अंदर में जब जिस दिन सीएनटी होती है तो उस दिन ये पता लग जाता है कि हाँ कुछ हो रहा है, इधर में पूरा जाम होता है पीछे का एरिया। वो वहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद इस बिजनेस के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ध्यान रखना, हर काम के अपने अपने रूल्स होते हैं, इस बिजनेस के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स इसका गोल्डन रूल जो बोलता है वो बोलता है प्रोडक्ट प्रमोशन। क्योंकि आप एक ऐसे व्यापार में हैं, आप ही अमिताभ हैं, आप ही ऐश्वर्या हैं, आप अपने व्यापार के एम्बेसडर हैं, अपने ब्रांड के एम्बेसडर हैं, तो आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा काम क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना पड़ेगा आपको। अपॉर्चुनिटी प्रमोशन के व्यापार में है, जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को सेल करा, उसको प्रमोट करा, और उसका नतीजा यह है कि आज उनके पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। तीसरा काम क्या करा, इवेंट प्रमोशन का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, इवेंट प्रमोशन। इतना बड़ा बिजनेस करता है ना ये काम, जो जिसके पास महारत हासिल है इवेंट को प्रमोट करने की, उसकी ताकत कोई नहीं है कि उसको रोक पाए उसकी अचीवमेंट को बड़ा करने से। इवेंट इतना बड़ा काम करती है। अगर 2007 के अंदर में अगर मुझे किसी ने इवेंट नहीं दिखाया होता तो मेरा विजन क्लियर ना होता इस इंडस्ट्री को लेके। मैं इस इंडस्ट्री में जब भी उतरा फुल टाइम उतरा। 2008 में 1 साल लगाया, 2007 में तो भी फुल टाइम आया, 2013 के अंदर में आया तो फुल टाइम आया। फुल टाइम आने से क्या हुआ कि लोगों को तो 2-4 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं सोचने समझने में कि ये करूं कि नहीं करूं, है कि नहीं है। पार्ट टाइम के अंदर में फोकस होके आया था इस बिजनेस के अंदर में। इवेंट प्रमोशन बहुत बड़ा काम करता है। तीसरा काम क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बेहतर लाइन है, मैं बहुत बड़ा इसको प्रमोट करता हूं। राइट टीम स्ट्रक्चर अपने आप में इतना बड़ा काम करता है ना। अब ये 3 काम आपने बखूबी कर लिए, अगर आपके पास सही स्ट्रक्चर नहीं है तो ये सब बेकार है। तो ये अपने आप में हर लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है, ध्यान रखना। जितना प्रोडक्ट प्रमोशन जितना बड़ा काम करती है, उतना ही बड़ा काम करता है आपका इवेंट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन से मेरे को एक बात याद आई है, जब 2019 में जो फॉरेन टूर था, जब हम वापस आ रहे थे क्रूज से, तो क्रूज में मेरी सीट के बगल में एक यूसीडी है, उस दौरान में यूसीडी थे, शायद आज डीसीडी है, विश्वास चौहान जी। शर्मा जी को याद है, विश्वास चौहान जी थे, तो बगल में बैठे हुए थे। तो मेरी वाइफ को उन्होंने बोले यार मेरे ना घुटनों में ऐसी बात, जनरल बात हो रही थी, बोले यार बड़ा दर्द कर रहा है। तो मेरी वाइफ ने बोला इसका मतलब सर आप ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम नहीं खाते। तो बगल में बैठे हुए चौहान जी ने मेरे को बोले सर समझ में आ गया आपका बिजनेस क्यों बड़ा हो रहा है, आपका चेक क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी अगर प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं छोड़ रहे हो आप लोग तो ये आपकी सफलता का राज है। प्रोडक्ट प्रमोशन इतना बड़ा काम करता है, कोई मौका नहीं छोड़ना है। राइट टीम स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वो राइट टीम स्ट्रक्चर मेरे बिजनेस के अंदर में जब हमें समझ में आया था, हमने काम करना शुरू करा। प्रोडक्ट प्रमोशन में ये 2 काम होते हैं, 2 चीजें आती हैं। पहला काम क्या आता है, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा काम क्या होता है उसमें, शेयर द प्रोडक्ट। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग गई तो शेयर करने में हर्ज क्या है। अरे लोग शेयर कर करके तो उनके शेयर बड़े हो जाते हैं, उनकी कंपनियों के शेयर इतने बड़े हो गए शेयर कर करके, आप लोगों को शर्म आती है शेयर करने में। तो ये बिजनेस बड़ा होता है शेयर करने से। आपने ये वाला काम करना है। अपॉर्चुनिटी प्रमोशन में ध्यान रखना 3 चीजें आती हैं। क्या आता है, लिस्ट बनाना आता है, इनविटेशन आता है, या तो अपॉइंटमेंट ले लो उससे या फिर उसको इनवाइट कर लो अपने पास में। और उसके बाद आता है अपनी प्रेजेंटेशन शो करने का नंबर। आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता उसके बाद पहली बार में।
लोग परचेज करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को, लोग परचेज करते हैं आपकी लीडरशिप को। जब भी आप प्लान शो करने जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने आप में कंपनी हैं, और ऐसे ही एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाएं, वेल ड्रेसअप होके जाएं। कॉन्फिडेंस बिकता है पहली बार में, प्रोडक्ट तो बाद में काम करता है, पहली बार लोग आपको परचेज करते हैं। तो जैसा आप प्रेजेंटेशन दोगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे सामने। तीसरा काम क्या बोला मैंने, इवेंट प्रमोशन। इवेंट प्रमोशन के अंदर में टीम वर्क बहुत बड़ा काम करती है। टीम मिलकर अगर प्रमोट करती है किसी चीज को ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है। अकेले कितना करोगे? उसके बाद उस टीम को फॉलोअप का भी नंबर आता है। जिसका जितना बेहतरीन फॉलोअप है उसकी टीम उतनी बड़ी ग्रो कर जाती है। ये फॉलोअप बहुत बड़ा मैटर करती है। फॉलो अप का मतलब बार बार बोलते हैं वीआईपी के अंदर में, फॉलो अप का मतलब होता है फॉलो अप। जो फॉलो करना जानता है वो हमेशा ऊपर ही चढ़ना जानता है, वो नीचे नहीं उतर सकता। उसके बाद चौथा जो चीज आती है वो राइट टीम स्ट्रक्चर है। ये राइट टीम स्ट्रक्चर क्या है? डेप्थ और विड्थ का कॉम्बिनेशन। जितना बेहतरीन आपके पास आपके बिजनेस में डेप्थ और विड्थ का कॉम्बिनेशन होगा, उतना बड़ा आपका चेक होगा। मैं इसको कहता हूं हारमोनियम और बांसुरी, दोनों चीजों पर आपकी पकड़ चाहिए, इधर को भी चाहिए और इधर को भी चाहिए। जितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा उतना बड़ा चेक होगा। ये मुझे बात समझ में आई थी। जब हमको ये बात समझ में आई उसके बाद हमने अपनी टीम का भी और अपना भी राइट टीम स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू करा। अब आप देख रहे होंगे ना, तो मुझसे पहले पीसी जी इस बिजनेस के अंदर में आए थे। मेरे चेक में और पीसी जी के चेक में सिर्फ इसीलिए फर्क है क्योंकि जब हमें ये बात समझ में आई कि पीसी जी को ये बात समझ में आई है राइट टीम स्ट्रक्चर भी कोई चीज होती है, तो हमने उस पर काम करना शुरू करा। वो मेरे बिजनेस पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट करा, वहां पर अप्लाई करा। जब मेरे बिजनेस में सफल हो गया तो हमने उसको टीम पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, और तब तक पीसीजी का बिजनेस बहुत आगे चला जा चुका था। तो वहां पर राइट टीम स्ट्रक्चर बनाने में बात ही नहीं बन पाई। हमने उसको मेरे पे इंप्लीमेंट करा और टीम पे इंप्लीमेंट करा, इसलिए आज टीम के अंदर में इतने बड़े बड़े चेक हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर में शॉर्ट टर्म में अगर किसी टीम ने अचीव करा है तो डेफिनेटली मुझे बड़ा गर्व होता है, उसमें से एक मेरी टीम है। उसी कारण से ये राइट टीम स्ट्रक्चर बहुत बड़ा मैटर करती है। साथ में ध्यान रखना है इस बिजनेस के डिफरेंट फेजेज आते हैं। जब इस बिजनेस का आप हिस्सा बनते हैं तो डिफरेंट फेजेज आते हैं। अगर आपको ये फेज समझ में आ जाएंगे तो आपकी अचीवमेंट बड़ी हो जाती है और आपको बड़ा हौसला मिल जाता है इस व्यापार में टिके रहने के लिए। सबसे पहला जो फेज आता है वो लर्निंग फेज आता है। लोग यही गलती कर जाते हैं। जब लर्निंग फेज की बात आती है तो लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं। लर्निंग फेज में अर्निंग की उम्मीद लेके आते हैं कि मैंने वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया, अब तो अगले महीने बाढ़ अंबार लग जाएगा पैसों का। अरे कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी पड़ी है, मशीन थोड़ी लगी छापने की, मनी प्लांट थोड़ी लगा लिया आप लोगों ने। जो लर्निंग की बात आती है, लर्निंग के दौरान में जो चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे स्टार्टर पैक हो गया, टूल्स जिसको आप बोलते हैं, जिससे आपका व्यापार बड़ा होता है। लीडिंग लेडी बुक हो गई, कार बुक हो गई, वॉइस मैगजीन हो गई। बहुत सारे लोग तो पैनल पर बैठे होंगे, उनको ये नहीं पता वॉइस मैगजीन क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है। टूल्स का उपयोग करना, आप अपनी अपलाइन के सामने बैठना, उनसे पूछना मुझे इस टूल का कैसे उपयोग करना है। क्योंकि ध्यान रखना, कहानियां इस व्यापार में काम करती हैं। स्टोरी सेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग का व्यापार है ये। जितनी बेहतरीन तरीके से आप स्टोरी टेल और स्टोरी सेल कर पाओगे उतना बड़ा व्यापार हो जाएगा। ये सारे वो काम करने हैं। सक्सेस सेमिनार में जाना है तो उसमें पैसा खर्चा होता है, टिकट। हम उम्मीद लगा के रखते हैं मेरी अपलाइन खर्चा करेगी, 150 रुपया खर्चा नहीं कर सकते। उम्मीद करते हो 1.5 लाख रुपए कमाने की, कहां से होगा? वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इनिशियल स्टेज की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। बोले सर मैं कैसे जाऊं, मेरा टीम आगरा के अंदर में, पैसे लगते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं आते। घर वाले भी बोलते हैं, मुझे भी लगता है तो इतने तो पैसे आते नहीं, उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाते हैं। भाई खर्चा करेगा। ग्रेजुएशन तक पढ़ने में पैसे खर्चा नहीं हुए थे क्या? 10,000 रुपए की नौकरी नहीं दिला रहा आपका सर्टिफिकेट आपको, यहाँ लाख रुपए की उम्मीद करते हो और 100 रुपए खर्चा करने को हालत खराब है। चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट। तो वहां पर जो इनकम आती है वो इनकम नहीं, वो नॉमिनल इनकम है। उससे ज्यादा तो कहीं जाके आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाते हैं, ध्यान रखना। सेकंड फेज आता है इस बिजनेस का, डेवलपिंग फेज है। डेवलपिंग फेज क्या है? जब आपकी टीम बिल्ड हो रही होती है, जब आप ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पर होते हैं, जब आप सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर होते हैं, जब छोटी छोटी इनकम आ रही होती है, आप जब प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देते हो, आप सिखाना शुरू कर देते हो, अपनी टीम को लीड करना शुरू कर देते हो थोड़ा सा, वो आपके बिजनेस के लिए ब्रेक इवन फेज होता है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसी फेज के अंदर में टूट जाते हैं जब बड़ी इनकम नहीं आ रही होती है, क्योंकि बड़े बड़ी सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं। उनको लगता है भाई साहब ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लूंगा, पता नहीं बाली जी मेरे नाम कर देंगे सब। भाई मार्केटिंग प्लान जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे, मार्केटिंग प्लान जितना बता रहा है वो ये करेंगे।
वो ब्रेक इवन फेज होता है। वहां पर अगर आपको ये पता होगा कि ये जो पीरियड है, ये जो लेवल है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, जब इनकम छोटी होती है, ये जो फेज है ये ब्रेक इवन फेज है। अगर आपको ये फेज पता होगा तो आप इस बिजनेस में टिक जाओगे, क्योंकि आपको पता है अगला जो फेज आना है वो स्वर्णिम होगा, फिर सुनहरा फेज होगा। अगर आपको ये बात पता होगी, बहुत बार हमें पता होता है ना, हम पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं, पता लगे हम लास्ट 100 मीटर की दूरी पर थे, जब हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही थी, जब ध्वजारोहण हो सकता था, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अब मात्र 100 फीट की दूरी रह गई, हम उससे पहले क्विट कर जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप 100 फीट और जा सकते हो आगे। जब इतना बड़ा पहाड़ पार कर लिया तो 100 फीट कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। जब पता होगा तो सिर्फ पूंछ ही है, वो भी निकल जाएगी। तो ये सेकंड फेज आपकी बिजनेस का डेवलपिंग फेज होता है। जब ब्रेक इवन फेज है, ध्यान रखना, टिके रहना, अपनी अपलाइन के संपर्क में रहना, मीटिंग ट्रेनिंग के संपर्क में रहना उस दौरान में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाल मृत्यु बोलते हैं ना, पीसी जी बोलते हैं, बाल मृत्यु इसी दौरान में होती है। आपने उसका ध्यान रखना है। तीसरा फेज आता है अर्निंग वाला, जहां से कंपनी भी आपको मान लेती है, बाबा स्टार डायरेक्टर हो गए हो, आपको अथॉरिटी देती है मीटिंग ट्रेनिंग की, वेबसाइट पर आपकी मीटिंग ट्रेनिंग आती है, कंपनी भी आपको ऑथराइज कर लेती है, मान लेती है कि हाँ ये व्यक्ति परिपक्व हो गया है, अब ये सीख गया है, ये समझता है, ये कर सकता है, ये बड़ा हो गया है, तो वो आपके अर्निंग फेज शुरू हो जाती है वहां से, स्टार एंड अबव के लेवल पर। स्टार है उसके अंदर में फिर वो डायमंड आ जाते हैं, क्राउन का लेवल आ जाता है। वो लेवल है जहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। उससे पहले प्रॉफिट की उम्मीद ना करना, हो सकता है जो आ रहा है वो खर्चा हो जाता है। जब मेरे बिजनेस में, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो जो इनकम आती थी, बहुत बार तो मेरे रिश्तेदार, इवन कि मेरे घर वाले बोलते थे क्या कर रहा है। अब ये किसी को पता नहीं, जब तक मेरी वाइफ इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, रिश्तेदार जब तक इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे, ससुराल वाले भी बोलते थे कि बोले कुछ होता तो है नहीं, जितने पैसे आते हैं उतने तो खर्चा कर देते हो। उनको क्या पता क्या होता है ये। अब ये बात या तो पीसी जी जाने या मैं जानता हूँ। पीसी जी ने मुझे बताया था, चिंता मत कर, स्वर्णिम युग भी आएगा, इंतजार कर। वो अर्निंग वाला फेज शुरू हो गया 2017 से। उससे पहले जितनी इनकम आती थी उससे ज्यादा तो मैं खर्चा कर लेता था, क्योंकि जब मैं बिजनेस करने के लिए जाता था, सारा बिजनेस तो दिल्ली एनसीआर से बाहर था, लोगों को लगता था भाई साहब, मेरे को ये लगता था ना कि अगर मैं ही फटीचर हालत में जाऊंगा तो कौन मुझ पर भरोसा करेगा। तो वो अपने आप को ही ग्रूम करने में, अपग्रेड करने में, सीखने समझने में ही पैसे खर्चा हो जाते थे। और जो थोड़ा बहुत पैसा होता था वो घर में, क्योंकि रेंटेड हाउस था। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट अर्निंग वाला तीसरा फेज आता है, जहां पर आप सीख चुके होते हैं, आपकी लीडरशिप बिल्ड हो चुकी होती है, आप अपनी टीम को सिखा रहे होते हैं, टीम में लीडरशिप बिल्ड हो रही होती है। वो अर्निंग फेज शुरू हो जाता है, जहां से आपके साथ में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एंड जो चौथा फेज आता है आपके लिए, वो आता है ग्रोथ का फेज, क्राउन एंड अबव। क्राउन एंड अबव का जो फेज है वो ग्रोथ का फेज है, जहां से आपका नेम एंड फेम हो जाता है, बड़े बड़े आप वर्कशॉप करने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार देने शुरू हो जाते हैं। आज आप शर्मा जी ने मुझे इनवाइट करा है, डेफिनेटली ये वो वाला ग्रोथ का फेज है। मेरी लाइफ का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये बोल सकता हूं मैं। जब आप बड़े बड़े मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एलडीपीज कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, वो आपकी ड्रीम अचीवमेंट है। ये ड्रीम अचीवमेंट अगर आपको पहुंचना है तो ये 3 फेज आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी चौथा फेज आएगा। मोस्टली लोग ये 2 फेज के अंदर में गड़बड़ा जाते हैं। ध्यान रखना, जब भी आपकी लाइफ में तकलीफ आए तो ये याद रखना कि आप उस फेज में हैं इस समय, आपको वो फेज पार करना होगा। वो स्वर्णिम युग आपका इंतजार कर रहा है। आप उस वो लग्जरी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। आपने ये फेज क्रॉस करने हैं, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो बलिदान भी बड़ा ही होगा, आपको तकलीफ भी बड़ी आने वाली है। जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी तकलीफ, जितनी बड़ी तकलीफ, जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट आती है। ध्यान रखना कभी भी लाइफ के अंदर में। तो इसलिए घबराना नहीं, चैलेंज आ रहा है इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो। उसके बाद आता है सक्सेस एंड लीडरशिप इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ फॉर्मूला। ये कॉम्बो पैक है, एक कॉम्बिनेशन है लीडरशिप और सक्सेस का। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है, तो ये कॉम्बो अगर आपके पास नहीं है तो ये अचीवमेंट नहीं हो सकती। वो क्या कॉम्बो है, वो क्या है, वो उसको समझते हैं। लीडरशिप सक्सेस डिपेंड ऑन एक्शन प्लान। लीडर्स के सक्सेस पर डिपेंड करता है, उसके एक्शन प्लान पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ में क्या अचीवमेंट आने वाली है। वो लीडर्स
क्या कैसे काम करता है इसको समझते हैं। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट कहते हैं, जैसे आपके पास नॉलेज होगा ऐसा ही आप एक्शन करोगे और ऐसा ही रिजल्ट होगा। ध्यान रखना, नॉलेज और कहते हैं ना वो समझ होना और ज्ञान होना दो अलग अलग चीज है। बहुत सारे लोगों के पास में यहाँ पर नॉलेज नहीं है लेकिन उनके पास समझ होती है उस चीज की। वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके पास उस चीज को समझने की शक्ति होती है। आपने वो वाली चीज करनी है। अगर आपके पास ये नॉलेज अगर आपके पास वैसा वाला नहीं है तो एटलीस्ट आप समझने की कोशिश करें। जब आप समझ जाते हो तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, काम करें उसके ऊपर में, उसके बाद अपने आप रिजल्ट आते हैं। नॉलेज इनटू एक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं, कहते हैं लीडर्स नॉलेज इक्वल टू लीडर्स एक्शन, यानी कि रिजल्ट, आपकी सक्सेस कैसे, उसको बड़े ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला है बहुत बेहतरीन वाला। एक लीडर अगर पूरे दिन भर के अंदर में 2 प्लान दिखाता है, अगर आप अपनी टीम के अंदर में अलग एक ही लीडर हैं पूरे दिन भर में 2 प्लान दिखाते हैं तो 30 दिन होते हैं महीने में। 2 प्लान के हिसाब से 30 दिन के अंदर में आप पूरे महीने में 60 प्लान कर पाते हो। अब आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का रेशो या दुनिया के किसी भी काम का रेशो 100% रेशो कहीं नहीं आता, 50% रेशो भी बड़ा मुश्किल है। वो तो किस्मत वाले हो आप और हम सब लोग। वेस्टीज का नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा रेशो आता है, तो यानी कि 60 के 60 ज्वाइनिंग तो कभी नहीं आएंगी अकेले होंगे तो। लेकिन अगर वहीं पर आपने और काम करा, लीडरशिप पर काम करा, तो क्या होने वाला है। अगर आपने अपनी टीम के अंदर में वहीं पर जहां आप अकेले थे अगर 30 लीडर बना दिए, लीडरशिप बिल्ड कर दिया अगर उन 30 लोगों की उस भीड़ में से, तो वो 30 लोग अगर डेली का 2 प्लान करते हैं तो 30 दिन के अंदर में उस रेशियो के हिसाब से 1800 प्लान होते हैं। पहली बात तो 100% रेशियो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 50% नहीं आएगा, 40% नहीं आएगा, 30% कहीं तो रुकेगी गाड़ी। 1800 की जगह भाई 1000 तो आ जाएंगे, 1000 नहीं आएंगे तो कम से कम 500 तो आ जाएंगे। अगर एक महीने में अगर 500 लोग 300 लोग आपको ज्वाइन करते हैं और 100 पीवी के परचेज करते हैं तो देख लेना कितना बड़ा मार लग जाएगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो क्या काम करना है, लीडर बनाने पर काम करता है। और लीडर बनते कैसे हैं, लीडर बनाने का फॉर्मूला क्या है, वो फैक्ट्री कहाँ है, कैसे लीडर बनते हैं, उसको इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में हम अब इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करेंगे, बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। फोकस ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट, कैसे लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर में आपने फोकस करना है, कहाँ लीडर कैसे तैयार होते हैं, वो ये यहां तैयार होते हैं। इस फॉर्मूले को समझ लेना। ये लिखा हुआ फोकस ऑन ट्रेन द ट्रेनर। आप जितना ट्रेन द ट्रेनर पर फोकस करोगे, जितना लोगों को ट्रेंड करने पर फोकस करोगे, जितना लोगों को सिखाने पर फोकस करोगे, उतने टीम के अंदर में लीडर पैदा होंगे। जब लीडर पैदा होंगे तो वो एक्शन भी लेंगे। कहते हैं ना कुछ तो करेगा, खाली दिमाग शैतान का। अगर कुछ सीख जाएगा कुछ तो करेगा, भले ही गलती सही। 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, 10 बार करेगा, 11वें बार परफेक्शन आ जाएगा अपने आप। ट्रेंड करना है उस व्यक्ति को, सिखाना है और ट्रेन द ट्रेनर करना है। ट्रेन द ट्रेनर से क्या होगा, इंडिविजुअल प्लान ओवर पैदा होते हैं टीम के अंदर में। जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जितने नंबर ऑफ ट्रेन द ट्रेनर आपकी टीम के अंदर में होंगे, उतने लोग आपकी टीम के अंदर में लीडर तैयार होंगे। जब इंडिविजुअल प्लान ओवर पैदा हो जाते हैं तो प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है, फाइल प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। ध्यान रखना है, व्यापार फाइल प्रेजेंटेशन से बड़ा होता है। जैसे मैंने बताया 1-to-1 से बड़ा होता है, छोटे छोटे होम मीटिंग से बड़ा होता है। जब आपकी टीम के अंदर में वो होम मीटिंग करने वाले, 1-to-1 करने वाले लीडरों की संख्या बढ़ जाएगी तो अपने आप ही प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी ना। उससे क्या होगा, ह्यूज नंबर आपके साथ में, ह्यूज नंबर मीटिंग होंगी, ह्यूज नंबर निकल के आएंगे सामने, ज्वाइनिंग आएगी, वॉल्यूम आएगा, अपने आप चेक बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, लीडरशिप कहाँ से बिल्ड होती है, सक्सेस ट्रेन द ट्रेनर से होती है। ट्रेन द ट्रेनर की संख्या आज से बढ़ाना शुरू कर दो। कल मंडे है, कल से शुरू कर दो। नया आजकल लॉकडाउन चल रहा है, 100% बहुत खुशकिस्मत लोग हो। कभी सोचा था क्या, लोगों को इनवाइट कर करके थक जाते थे लोग, डीएलसीपी नहीं आते लोग, ब्रांच नहीं आते, सक्सेस सेमिनार नहीं आते, सीएनटी नहीं आते। अरे खुशकिस्मत लोग हो, कोरोना आ गया आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है। घर पे बैठ के सब कुछ हो रहा है जूम के ऊपर में। तभी कल्पना करी थी कि यार जूम पर भी कुछ काम हो पाएगा, ऐसा भी कुछ चीज आएगा। आज आपके पास में मौका है घर बैठ के अपनी टीम को ट्रेंड करने का। जो आपने सीखा है आप एज इट इज प्रेजेंटर अपनी टीम को बना दो, एज इट इज कॉपी कर दो, जेरॉक्स मशीन बन जाओ, खुद छापना शुरू कर दो अपनी तरह डुप्लीकेट।
अपनी तरह डुप्लीकेट तैयार कर दोगे तो डेफिनेटली व्यापार बड़ा हो जाएगा। वो वाला काम करना शुरू कर दो, कल से नए बैच शुरू कर दो ट्रेन द ट्रेनर की, इसी से ये व्यापार बड़ा होता है। यहीं तक था मेरा आज का सफर, मेरी बात यहीं तक थी। डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखने और समझने का मौका मिला होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत थैंक्सफुल हूं कि शर्मा जी ने आज मुझे मौका दिया अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने का। शर्मा जी मेरी बात यहीं तक थी। विद दिस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना कीमती समय दिया। और मैं जितने भी यहाँ लोग शामिल हैं ना, उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज जी जी रुकिएगा अभी। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आप जो अभी हमारे साथ पिछले 1.5 घंटे से हो जी, उसी दौरान जिनका नाम, जिनका सहयोग, जिनके आपने इतनी चर्चा की, आपकी धर्मपत्नी जी श्रीमती जी अंजू जी, वो उसी समय किसी दूसरी मीटिंग पर भी है, कैसा, ऐसा सच है? जी 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 एक्चुअली हमारी आज दूसरी मीटिंग थी और खुशकिस्मती की बात यह है कि वो दूसरी मीटिंग आज किसी कारण से पोस्टपोन हो गई। अच्छा। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं, जब मैडम का कॉल आया था मेरे पास, तो हम हमारे किसी एक व्यक्ति के साथ में, एक प्रोस्पेक्ट के साथ में, हम दोनों लोग थे साथ में, हम वीडियो कॉल पर दोनों लोग उससे बात कर रहे थे। मेरी एक टीम की एक महिला है, उनके साथ में हम बातचीत कर रहे थे। उनको पिछले हमने 1.5 घंटा दिया है एक महिला को। आप कल्पना कर लो, 1.5 घंटा 2 लोगों ने काउंसलिंग करने के लिए दिया है। लोग कहते हैं ना बड़ा आसान है ये काम, बड़ा हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तो हम, बिल्कुल। अब मुझे हमारी वो मीटिंग कैंसिल हो गई तो हमने उधर कन्वर्ट कर दिया उसको। ओके ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सारे दोस्तों, सारे जितने हमारे 350 के लगभग उससे ज्यादा लोग शामिल हैं, उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने लगभग 1.5 घंटा अपना कीमती समय निकाला। जनरली जितने भी लोग यहाँ शामिल हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, शाम का समय, रात का समय मोस्टली आदमी अपने परिवार को और परिवार वालों के लिए देता है, लेकिन ये वेस्टिज ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। और आज भी जो इन्होंने समय दिया, जी मैं जी समझता हूँ अपने परिवार और उसी के लिए दिया है, क्योंकि हमारा सोचने का नजरिया, हमारा आगे बढ़ने का नजरिया सब बदल जाता है। और एक मैसेज जो, दो बहुत सारे मैसेजेस जो मैंने अभी डबराल जी के सारे इसमें देखे, इन्होंने ज्वाइन किया अपने भाई के ज्वाइनिंग के 18 महीने बाद। जी तो बाकी के लोग जल्दी ना करें कि पड़ोसी जल्दी नहीं सुन रहा है, भाई जल्दी नहीं सुन रहा है, बहन जल्दी ना सुन रही, इतना समय लगेगा। और जी फिर इनके दूसरे भाई ने ज्वाइन किया उसके कुछ सालों बाद। तो यहां से मुझे जो मैसेज मिला, जो आपने स्पेशली कहा कि फॉलो अप, मतलब अप, वो बहुत ग्रेट है। और वो मैं आपकी कहानी से रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए तो 18 महीने और उसके बाद कुछ और साल आपके दूसरे भाई को यहाँ आने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। भगवान आपको यूं ही थैंक यू सर। बहुत खुशियां दे, और आपने जो जो टारगेट लिए हैं वो आपके पूरे हो। आपने इतने अच्छे से हम सब तक ये बातें पहुंचाई और बहुत बेसिक्स चीजें पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक यू, बहुत मच। बहुत